विनाशकारी जादूगर सी 401 अध्याय 401 रेशियो 401 अध्याय 401 एक साथ कई कार्य करना, लड़ना और उपचार करना। झूला पुल घने कोहरे से ढका हुआ था। लिन मोयू ने अभी अभी एक और कठपुतली को हराया था। हर 3 कठपुतलियों में से एक का पेशा तीरंदाज होता है। इस बार लिन मोयू ने थोड़ा अधिक समय लिया। इसमें लगभग 3 मिनट का समय लगा। तीसरे पुतले ने अपने गुणों में 1500 अंकों की वृद्धि की और इस समय लिन मोयू के गुण 13,000 तक पहुंच गए थे। उसे हराने के बाद एक और प्रकाश लिन मोयू पर पड़ा। गर्म धारा और भी तीव्र हो गई और उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से घिर गया। दूर से देखने पर यह चलती हुई प्रकाश की गेंद की तरह लग रही थी। प्लेटफॉर्म को जोड़ियों में बांटा गया है। पहले कौशल सीखें और फिर चुनौती पूरी करें। यदि आप जीतते हैं तो आप पास हो जाते हैं। कौशल सीखना कठिन होता जा रहा है, कठपुतली की विशेषताएं मजबूत होती जा रही हैं, और चुनौती की कठिनाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये केवल समझने की क्षमता की परीक्षा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक युद्ध क्षमता की भी परीक्षा है। लिन मोयू को एहसास हुआ कि वन उद्यान को वास्तव में पहला चरण माना जा सकता है, और कौशल सीखना और चुनौतियों को पूरा करना दूसरा चरण माना जा सकता है, जो कि सही विभाजन है। इतने सालों तक सबने गलतफहमी पाल रखी थी। उसने अनुमान लगाया कि यह वहां से जाने के बाद हुई स्मृति संबंधी गड़बड़ी से संबंधित होना चाहिए। सभी को इस चरण की घटनाएं याद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस चरण को तीसरा चरण मान लिया। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस समय लिन मोयू बाय युवान, यान कुआंगशिंग और मेंग एनवेन के प्रति कृतज्ञता से भर गया। अगर उन्होंने उसे परीक्षणों के लिए कठपुतली में बदलने की अनुमति न दी होती और सभी व्यवसायों में इतनी महारत हासिल न कराई होती, तो वह इतनी आसानी से पास नहीं हो पाता। मुझे आश्चर्य है कि अगले प्लेटफॉर्म पर किस पेशे के कौशल की आवश्यकता होगी। तलवारबाज, जादूगर और तीरंदाज सभी प्रकट हो चुके हैं। अगला नंबर नाइट, असैसिन, समरनई या बॉक्सर का होना चाहिए। जब वह 7वें चबूतरे पर पहुंचा तो उसने एक पत्थर की शिला देखी। केवल एक पत्थर की पट्टिका एक कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। यह देखने में बहुत सरल लग रहा था, लेकिन ये जितना सरल लगता था, लिन मोयू उतनी ही बेचैन महसूस करती थी। वह चलकर पास आया और उसने एक नजर डाली, और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। कौशल, उपचार प्रकाश, हीलिंग लाइट। बुनियादी उपचार कौशल लक्ष्य को ठीक कर सकता है और लक्ष्य की जीवन शक्ति को बहाल कर सकता है। यह एक उपचार कौशल निकला। लिन मोयू आगामी चुनौती की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह और एक कठपुतली, जिसे केवल इलाज करना आता है, एक दूसरे को घूर रहे हैं, यह देखने के लिए कि कौन पहले दूसरे को इलाज से मौत के घाट उतार सकता है। उस दृश्य के बारे में सोचना कुछ हद तक मनोरंजक था। चलिए पहले इसे सीख लेते हैं। लिन मोयू ने ये कौशल सीखना शुरू किया। इससे पहले उसने कभी भी उपचार कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था, यहां तक कि जब वह गॉड समर टॉवर में एक कठपुतली में बदल गया था, तब भी उसके पास वे सभी मुख्य युद्ध कौशल थे। लेकिन इससे भी वह विचलित नहीं हुआ। लिन मोयू ने खुद को एक वैद्य के रूप में कल्पना की। युद्ध के मैदान में, कालकोठरियों में, उपचारक का कर्तव्य टीम के साथियों का इलाज करना है। चोटों को ठीक करें, जीवन शक्ति बहाल करें, नियंत्रण हटाएं, अभिशाप दूर करें और असामान्य अवस्थाओं को दूर करें। ये वैद्य का मुख्य कार्य है। आधे घंटे बाद लिन मोयू के हाथ में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। हीलिंग लाइट नामक कौशल में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली गई। पहली बार किसी वैद्य के कौशल में महारत हासिल करने पर लिन मोयू को कुछ नयापन सा महसूस हुआ। उसने उपचार प्रकाश का प्रयोग किया, लेकिन चूंकि कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए प्रकाश तेजी से हवा में विलीन हो गया। इस कौशल के प्रभावी होने के लिए इसे किसी लक्ष्य पर सटीक रूप से केंद्रित होना आवश्यक है। उस कौशल को सीखने के बाद उसने आधे घंटे और इंतजार किया, और पत्थर की शिला गायब हो गई, और एक नया झूला पुल प्रकट हो गया। एक अन्य मंच पर, लिन मोहन ने हीलिंग लाइट कौशल में महारत हासिल ही की थी कि तभी पत्थर की पट्टिका गायब हो गई। लिन मोहन मुस्कुराए और बोली, शाओयू वाकई बहुत तेज है। वह पैतृक भूमि के बारे में सबसे अधिक जानती थी, यहां तक कि मो शिंगहे जैसे देव स्तरीय व्यक्ति से भी अधिक। वह पैतृक भूमि के कुछ नियमों के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह अभी आधे घंटे के लिए ही प्लेटफॉर्म पर आई थी कि पत्थर की पट्टिका गायब हो गई। इसका मतलब यह था कि लिन मोयू उससे लगभग आधे घंटे आगे थी।
वह जानती थी कि यह उपलब्धि केवल लिन मोयू ही हासिल कर सकती है, किसी और के लिए यह असंभव होगा। मोयू और निंग यी दोनों इस समय भौहें चढ़ाए हुए थे। वे अभी अभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे ही थे कि पत्थर की पट्टिका के गायब होने से पहले उन्हें उसे देखने का भी समय नहीं मिला। निंग यी ने पैर पटकते हुए कहा, अगले दौर में हमें क्या करना चाहिए? लिन मोयू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और लिन मोहन ने जानबूझकर लिन मोयू को यह नियम नहीं बताया। वह जानती थी कि लिन मोयू के स्वभाव को देखते हुए, जब तक उसे इस नियम का पता होगा, वह निश्चित रूप से धीमा हो जाएगा और उनका इंतजार करेगा। इसलिए उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, जिससे लिन मोयू को अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल गया। वह 8वें प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। लिन मोयू ने कठपुतली को फिर से देखा। इस बार परीक्षा का स्वरूप बदल गया था, यह अब कोई लड़ाई नहीं थी। बीच में एक कठपुतली खड़ी थी, जिसे 5 अन्य कठपुतलियों ने घेर रखा था। लिन मोयू ने एक नजर में ही समझ लिया कि यह लगभग खत्म हो चुका है। उस क्षण लिन मोयू को इस परीक्षा की आवश्यकता समझ में आ गई। वह इसे मरने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत लक्ष्य पर निशाना साधा और हीलिंग लाइट का प्रयोग किया। उसके शरीर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जिससे ऐसा लगा कि वह थोड़ा ठीक हो रहा है। हीलिंग लाइट एक बुनियादी कौशल है, और इसका उपचार प्रभाव औसत दर्जे का है। इसे बेहद खराब भी कहा जा सकता है। लिन मोयू इसका लगातार उपयोग करके बिना रुके उपचार कर सकती थी। फिर भी, उन्हें अक्सर लगता था कि तालमेल बनाए रखना मुश्किल है। जिस कठपुतली की उसे रक्षा और उपचार करना था, उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी। 1 के मुकाबले 5 की स्थिति में विरोधियों को हराना असंभव था। लिन मोयू को धीरे धीरे एक समस्या का एहसास हुआ, इस परीक्षा की कठिनाई कौशल नहीं बल्कि मानसिक शक्ति थी। उपचार की प्रक्रिया के दौरान, मानसिक शक्ति लगातार कम होती जाएगी, और चाहे किसी के पास कितनी भी मानसिक शक्ति क्यों न हो, वह अंततः समाप्त हो जाएगी। तो समस्या स्पष्ट थी, इस परीक्षा को पास करने के लिए उसे कठपुतली की मदद करने के लिए युद्ध में शामिल होना पड़ा। जमीन पर बिखरे हुए विभिन्न हथियार भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था, पहले के कौशल वह बहुत पहले ही भूल चुका था। वह केवल कुछ युद्ध तकनीकों का ही उपयोग कर सकता था, और कठपुतली का इलाज करते हुए लड़ सकता था। मुख्य लड़ाकू और सहायक दोनों भूमिकाएं निभाना काफी चुनौतीपूर्ण था। लिन मोयू ने कठपुतली के पास जाते हुए उपचार प्रकाश का प्रयोग किया और जमीन से एक लंबी तलवार उठा ली। उसके लिए सभी हथियार लगभग एक जैसे थे, उसने बस लापरवाही से एक हथियार उठा लिया। एक हल्की सी चीख के साथ, वो युद्ध में शामिल हो गया, लंबी तलवार को सीधे आगे बढ़ाते हुए, कठपुतली के लिए विरोधियों में से एक पर हमला कर दिया। क्लैंग! दोनों तलवारें टकराईं, और लिन मोयू ने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का गुण बहुत मजबूत था, लगभग 5000। ये क्षमता अन्य पेशेवरों को पछाड़ देने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी, लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं थी। उसकी ताकत अब 13000 तक पहुंच गई थी, जो प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक थी। लिन मोयू ने कठपुतली का इलाज करते हुए प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की। लिन मोयू के लिए मल्टीटास्किंग एक नियमित प्रक्रिया थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। हालांकि लिन मोयू के पास कोई विशेष कौशल नहीं था, फिर भी उसकी युद्ध तकनीक लगभग परिपूर्ण थी। इसके अलावा, वह प्रतिद्वंदी के हमलों से नहीं डरता था। डैमेज ट्रांसफर से सारा नुकसान कंकालों को स्थानांतरित हो जाता था। इससे लिन मोयू को बिना किसी संकोच के हमला करने की छूट मिल गई। केवल आक्रमण, कोई बचाव नहीं। लिन मोयू अब इसी तरह लड़ रही थी। हर हमला लापरवाही भरा प्रतीत होता था। केवल लिन मोयू ही जानती थी कि लड़ने का ये सबसे तर्कसंगत और सबसे तेज तरीका था। हर संभव अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए दुश्मन को यथाशीघ्र नष्ट करना। ताकत का चूर चूर, तकनीक में महारत, हमलों को नजरअंदाज करना। इन 3 फायदों के दम पर लिन मोयू ने लगभग तुरंत ही अपने प्रतिद्वंदी को एक हताश स्थिति में धकेल दिया। प्रतिद्वंद्वी ने एक कौशल का प्रयोग किया, लेकिन लिन मोयू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तेज रोशनी के साथ लंबी तलवार ने वार किया और उसे टुकड़ों में काट डाला। उसका शरीर फट गया और अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गया, जो लिन मोयू के शरीर में विलीन हो गए। परीक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। लिन मोयू ने हीलिंग लाइट का प्रयोग जारी रखा और एक और प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। कठपुतली की युद्ध शैली बहुत सरल थी, और लिन मोयू ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। इस बार तो यह और भी तेज थी, प्रतिद्वंद्वी को हराने में उसे कुछ ही चालें लगी।
फिर तीसरी चाल, पलक झपकते ही जिस कठपुतली की वह रक्षा कर रहा था, उसके सामने कोई विरोधी नहीं बचा था। हवा का एक झोंका आया और प्लेटफॉर्म खाली हो गया। उसके हाथ में केवल लंबी तलवार ही बची थी। विशेषताओं में फिर से वृद्धि हुई। सभी विशेषताओं में 3000 की वृद्धि हुई। दूर आकाश से एक और प्रकाश लिन मोयू के शरीर में प्रवेश कर गया। यह चुनौती शुरू होने के बाद से तीसरी बार रोशनी हुई थी। उसके शरीर में गर्म ऊर्जा का प्रवाह फिर से तीव्र हो गया। पैतृक भूमि के बाहर प्रकाश हल्का सा टिमटिमा रहा था। निंग येई और मो युन लगभग एक ही समय पर टेलीपोर्ट होकर बाहर चले गए। दोनों हैरान परेशान दिख रहे थे। उन्हें प्लेटफॉर्म पर हुए टेस्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उनकी सारी यादें थम गईं। उन्हें धुंधला सा याद था कि वे कुछ सीख रहे थे, लेकिन बाकी सब कुछ वे भूल गए थे। निंग ताइरान और मो शिंगहे को ये देखकर राहत मिली कि वे सुरक्षित हैं। निंग ताइरान ने पूछा, येई, जांच करो कि तुम्हारे गुणों में कोई बदलाव आया है या नहीं। निंग येई ने अपनी विशेषताओं की जांच की और आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। मेरी खूबियों में वृद्धि हुई है। गुणों में वृद्धि की उम्मीद थी, निंग ताइरान ने पूछा, उनमें कितनी वृद्धि हुई। निंग येई ने कहा, ताकत, फुर्ती और जोश सब बढ़ गए हैं, और एक अतिरिक्त गुण भी है। जीवन शक्ति में 20% की वृद्धि हुई है। यह मूल्य सुनकर निंग ताइरान ने राहत की सांस ली। पिछले अनुभव के आधार पर यह मान सामान्य था। मो युन की वेतन वृद्धि निंग येई की वेतन वृद्धि के बराबर थी। 30 लोगों में से एक की मौत हो गई, 26 लोग बच गए। तार्किक रूप से अब पैतृक भूमि में केवल 3 लोग ही बचे होने चाहिए। वे लिन मोयू, लिन मोहन और शाह परिवार से शाजिन थे। शाह परिवार के बुजुर्ग पहले से ही खुशी से झूम रहे थे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C402 अध्याय 402 402 अध्याय 402 क्या आपका शाह परिवार अपना सफाया चाहता है? जैसे ही लिन मोयू फिर से कोहरे से गुजरा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। 1 इस परीक्षण के बाद सभी वस्तुएं हवा के साथ गायब हो गईं। पिछली बार के विपरीत अब उसके हाथ में केवल तलवार ही बची थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मुकदमे की प्रक्रिया बदल गई थी। जल्द ही वह झूलते पुल के अंत तक पहुंच गया। इस बार ये केवल 20 मीटर व्यास वाला प्लेटफॉर्म नहीं था। इसके बजाय वह एक समतल मैदान पर आ पहुंचा। एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा था, लेकिन लिन मोयू को यह महसूस हुआ कि यह प्राणी मानव नहीं था। 1 उसके कान थोड़े नुकीले थे, जो स्पष्ट रूप से मानव आकार से बड़े थे। उसका पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चाकू से तराशा गया हो, जिससे एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। उसने लिन मोयू की ओर देखा और कहा, रुको, अभी भी एक व्यक्ति है जो नहीं आया है। लिन मोयू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्राणी बोल सकेगा। अगले ही पल उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसके माथे पर एक रत्न जड़ा हुआ था। एक षड्भुजाकार रत्न। जीवन का सार। 1 लिन मोयू ने मन ही मन बुदबुदाया, इस प्राणी ने वास्तव में जीवन का सार अपने माथे पर अंकित कर रखा है। लिन मोयू को हमेशा से यह आभास होता था कि यह पैतृक भूमि जीवन के मूल से संबंधित हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अब वे वास्तव में जीवन के मूल को अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसी क्षण अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल हुई और लिन मोक्सुआन चलकर वहां आ गई। लिन मोयू को देखकर लिन मोक्सुआन ने झुककर अभिवादन किया और कहा, छोटी यू अभी भी एक कदम आगे है। लिन मोयू को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन मोक्सुआन इतनी दूर तक पहुंच सकती है। अपने मन में वह हमेशा से लिन मोक्सुआन को बहुत शक्तिशाली मानता था। यह सिलसिला उनके बचपन से ही चला आ रहा था। लिन मोक्सुआन ने दूसरे प्राणी की ओर देखा और कहा, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। हे जीवन के देवदूत, मेरे शिक्षक ने मुझे ये तुम्हारे लिए लाने को कहा है। जब वह बोल रही थी, लिन मोक्सुआन ने अपनी जेब से नाखून के आकार का एक क्रिस्टल निकाला और उसे मेरी ओर फेंक दिया। लिन मोयू को अब पता चला कि दूसरे प्राणी को जीवन कल्पित बौना कहा जाता था। जीवन देवदूत ने लिन मोक्सुआन द्वारा फेंके गए क्रिस्टल को पकड़ लिया, उसकी जांच की, और फिर अपनी निगाह लिन मोक्सुआन की ओर घुमाते हुए कहा, तुम उसके शिष्य हो? लिन मोक्सुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे शिक्षक ने कहा है कि उन्होंने आपसे किया वादा पूरा कर दिया है, इसलिए आपको भी अपना वादा निभाना चाहिए। जीवन देवदूत ने क्रिस्टल को अपने माथे पर स्थित जीवन के केंद्र पर रखा, और जीवन का केंद्र तुरंत हल्का सा प्रकाशित हो गया।
फिर उसने लिन मोक्सुआन की ओर प्रकाश का एक गोला फेंका, और ऐसा लगा मानो उस प्रकाश में स्वयं का जीवन हो, क्योंकि वह सीधे लिन मोक्सुआन के शरीर में जा गिरा। लिन मोक्सुआन का पूरा शरीर चमकने लगा और उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। लिन मोक्सुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, धन्यवाद। जीवन देवदूत भावहीन था, उसके और मेरे बीच का सौदा पूरा हो गया है। अब तुम्हारी बारी है परीक्षा की। केवल एक ही जगह है, इसलिए आप दोनों में से केवल एक ही रह सकता है। तुम दोनों द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, और जो जीतेगा वही रहेगा। लिन मोयू ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, कोई जरूरत नहीं। लिन मोक्सुआन ने उनकी बात काटते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बाहर भेज दीजिए, यह मौका उन्हें दे दीजिए। लिन मोयू ने पुकारा, बहन। लिन मोक्सुआन ने मुस्कुराते हुए उससे फिर से टोका, आगे बढ़ो, यह अवसर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए यह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने अपना तीसरा परिवर्तन पहले ही पूरा कर लिया है। और मुझे जो चाहिए था वह मुझे पहले ही मिल चुका है। लिन मोयू को उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, उसकी निगाहों में संदेह झलक रहा था। उसे लगा कि उसकी बहन उसे यह अवसर दे रही है। जीवन की परी ने कहा, उसने जो कहा वह सही है, लेकिन उसे जो मिला वह और भी बेहतर है। लिन मोक्सुआन ने आगे कहा, छोटे भाई, चिंता मत करो, बहन को अपने रास्ते पर चलना है। मुझे यहाँ की चीजों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ केवल उस लेन देन को पूरा करने आया था। लिन मोयू ने धीरे से कहा, मुझे धोखा मत दो। लिन मोक्सुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी, लोगों को धोखा देने वाले सिर्फ छोटे कुत्ते ही होते हैं। इस वाक्य ने लिन मोयू को अतीत की याद दिला दी। हालांकि लिन मोक्सुआन को मजाक करना पसंद था, लेकिन उसने वास्तव में पहले कभी उसे धोखा नहीं दिया था। लिन मोक्सुआन ने जीवन देवदूत से कहा, ठीक है, मुझे बाहर जाने दो। मुझे नियम पता है, मैं यहाँ जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा, ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपनी याददाश्त खो दी हो। जीवन देवदूत ने सिर हिलाया और लिन मोक्सुआन की ओर उंगली से इशारा किया। लिन मोक्सुआन पल भर में प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और पैतृक भूमि से गायब हो गई। तब जीवन देवदूत ने लिन मोयू से कहा, तुम मेरे साथ चलो। उसकी आवाज शांत थी, मानो उसमें कोई भावना ही न हो। लिन मोयू की धारणा में यह एक बोलने वाली कठपुतली की तरह था। लिन मोक्सुआन पैतृक भूमि के बाहर प्रकट हुई। उसकी आंखें निर्मल थीं और पैतृक भूमि से जुड़ी सभी यादें जीवंत थीं। जब तक कोई चौथी परीक्षा पास कर लेता था और जीवन देवदूत से मिल लेता था, तब तक पैतृक भूमि के भीतर की यादें गायब नहीं होती थीं। इसी प्रकार लिन मोक्सुआन भी पैतृक भूमि के नियमों का पालन करती थी और अंदर घटी किसी भी बात का खुलासा नहीं करती थी। लिन मोक्सुआन को बाहर आते देख निंगयाई तुरंत दौड़कर उसके पास गई और बोली, बहन जुवान, आप भी बाहर आ गई हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मोयू ही अंदर अकेला बचा है? लिन मोक्सुआन ने निंगयाई को गले लगाते हुए कहा, हाँ, अब अंदर सिर्फ लिटिल यू ही बची है। तुमने क्या कहा, युवती? अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग व्यक्ति लिन मोक्सुआन की ओर 2 कदम बढ़ाए। उनकी निगाहें उन पर टिकी थी। युवती, आपने कहा था कि पैतृक भूमि में केवल लिन देवता ही बचे हैं, तो मेरा पोता शाजिन कहाँ गया? उस बुजुर्ग की आभा बहुत शक्तिशाली थी, जो 85वें स्तर से भी अधिक थी, अत्यंत दुर्जय। उसकी आभा ने निंगयाई को झकझोर दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। लिन मोक्सुआन ने निंगयाई को अपने पीछे खींच लिया, उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी अवमानना झलक रही थी। तुम मुझसे पूछ रही हो? बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और उनकी भयावह आभा फूट पड़ी। मो शिंगहे ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बूढ़े निंग, जल्दबाजी मत करो, उसे अपना काम पूरा करने दो। निंग ताइरान दहाड़ते हुए, अपने शरीर से ज्वालाएं निकालते हुए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बोला, शाह झेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को धमकाने की? एक देव स्तरीय विशेषज्ञ के रूप में उनकी आभा ने शाह झेन पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे शाह झेन 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। अंततः शाह झेन को होश आया और उसे एहसास हुआ कि निंगयाई निंग ताइरान की पोती थी, जिसने निंग ताइरान की सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया था। मो शिंगहे ने गहरी आवाज में कहा, जल्दी मत करो और लोगों के सामने आकर स्पष्ट रूप से सवाल पूछने का इंतजार करो। अगर शाह परिवार को वाकई कोई समस्या है तो वे भाग नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद और भी लोगों को टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिन मोक्सुआन ने कहा था।
लिन मोयू के अलावा पैतृक भूमि में और कोई नहीं बचा था। सृष्टि अकादमी की पैतृक भूमि में हत्या करने का साहस। मो शिंगहे की हत्या करने की मंशा और भी तीव्र हो गई और उसने तुरंत अपने संचारक के माध्यम से यह खबर प्रसारित की। शाह परिवार बच नहीं पाएगा। केवल वही नहीं, बल्कि उपस्थित सभी प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों ने भी यह खबर प्रसारित की। सभी जानते थे कि शाह परिवार बड़ी मुसीबत में है। शैतानवाद के पंथ के साथ मिलीभगत करके और सृजन अकादमी की पैतृक भूमि में हत्याएं करके वे वास्तव में मृत्यु की इच्छा रखते थे। इससे शिया जिंग अकादमी की प्रतिष्ठा को घोर ठेस पहुंची। किसी को नहीं पता था कि शिया जिंग अकादमी के पीछे कितने उच्च कोटि के विशेषज्ञ थे। साम्राज्य में जिया जिंग अकादमी निस्संदेह शीर्ष शक्तियों में से एक थी। शिया जिंग अकादमी के सामने शाह परिवार का कोई महत्व नहीं था। शाह झेन का पूरा शरीर कांप उठा। तुम। लिन मोक्सुआन ने शाह झेन के पीले पड़े चेहरे को देखकर कहा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम अपने शाह परिवार का सफाया करवाना चाहते हो? लिन मोक्सुआन के हाथ के पिछले हिस्से पर एक हल्की रोशनी चमकी और आदिम मंत्र चमकने लगे। आदिम रून्स की मदद से भले ही शाह जेन का स्तर 85 हो, वह फिर भी उसे आसानी से मार सकती थी। इसके अलावा उसे उसके शिक्षक का समर्थन प्राप्त था, जो कि शाह परिवार था। मो शिंगहे जल्दी से पास आया और बोला, लिन मिस, इसे जाने दीजिए, बूढ़े शाह की उम्र देखिए। शाह झेन अचंभित रह गया। आदिम रून्स। अंततः उसे इस खूबसूरत महिला की भयावह पहचान का पता चला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत की, उसका अतीत इतना भयावह था। शाह झेन के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। याद दिलाने के लिए सीनियर मो का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुरंत पुनर्जीवन प्रक्रिया शुरू करूंगा। शाह जिन की मृत्यु हो गई, लेकिन यह वास्तविक मृत्यु नहीं थी। पुनर्जीवन की अभी भी संभावना थी। प्रक्रिया थोड़ी अधिक जटिल होगी, जिसमें कुछ भुगतान की आवश्यकता होगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 403। अध्याय 403। अध्याय 403। पौराणिक हथियार। अस्तित्वहीन वास्तविकता। लिन मोयू जीवन देवदूत के पीछे पीछे एक घाटी में चली गई। रास्ते में उसने बहुत सारे जानवर देखे, खरगोश, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। फिर उसने सांप और कई खूंखार जानवर देखे। बड़ी संख्या में जानवर और खूंखार जंगली जानवर लिन मोयू के चारों ओर जमा हो गए थे। लिन मोयू की आभा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, और ये जानवर केवल उत्सुकता से उसके चारों ओर जमा हो गए थे। यहां तक कि खूंखार जानवरों ने भी हमला नहीं किया। लिन मोयू चलते समय बहुत सावधान थी। जमीन पर मौजूद चींटियां और कीड़े मकोड़े भी कुचलकर नहीं मरे। जीवन देवदूत की आवाज शांत रही, तुमने किसी जानवर को नहीं मारा, जो अच्छी बात है। आपने आदिम फल खा लिया है और आप अभी भी जीवित हैं, जो कि अच्छी बात है। आपकी समझ काफी अच्छी है। आदिम फल ने इसमें भूमिका निभाई, लेकिन आपकी स्वयं की समझ भी उच्च स्तर की है। 1000 से अधिक वर्षों में, बिना किसी अपवाद के, आप इसे प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है। उनकी आवाज शांत थी, उसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। फिर भी लिन मोयू को यह महसूस हो रहा था कि वह उसके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार दिखा रहा है। लिन मोयू ने पूछा, आपने जिस ये का जिक्र किया है, वह वास्तव में क्या है? जीवन देवदूत ने कहा, प्रकाश की एक किरण, तुम इसे जल्द ही देखोगे। घाटी में प्रवेश करते ही लिन मोयू ने एक जीवंत ऊर्जा का अनुभव किया। यहाँ बहुतायत में फूल खिलते थे और अनगिनत जानवर घूमते थे। सभी जानवर वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि प्रकाश तत्वों से बने थे। फिर भी उनमें से प्रत्येक सजीव प्रतीत होता था, वास्तविक जानवरों से अविभाज्य रूप से भिन्न नहीं था। यह एक बहुत ही विचित्र घटना थी। हालांकि यह बहुत वास्तविक प्रतीत होती थी, फिर भी इसने लिन मोयू को असत्यता का आभास कराया। यहाँ एकमात्र वास्तविकता उसके सामने मौजूद जीवन परी थी। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? जीवन के बौने ने अचानक पूछा। लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई, क्या महसूस करना है? जीवन की असत्यता, अस्तित्वहीन वास्तविकता। जीवन देवदूत के लहजे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन लिन मोयू ने उसकी आवाज में थोड़ी सी घृणा और थोड़ी सी उदासी महसूस की। अचानक जीवन देवदूत रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। उसी क्षण प्रकाश की एक किरण नीचे आई, जो थोड़ी चकाचौंध भरी थी। लिन मोयू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने प्रकाश की किरण को देखा।
यह एक निरंतर बदलती हुई रोशनी थी जो हवा में नाचती और रूपांतरित होती रहती थी। कभी कभी यह बिजली का रूप ले लेता था, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकलता था। कभी कभी यह हवा में घूमती हुई प्रकाश की गेंद की तरह दिखती थी, जो अनगिनत प्रकाश के धब्बे बिखेरती थी। ये कभी बदलना बंद नहीं हुआ, हमेशा रूपांतरित होता रहा, कभी रुका नहीं। इसकी रोशनी में अनगिनत नकली जानवर जयकार करते हुए और लगातार दौड़ते रहते थे। ठीक उसके नीचे फूल और पेड़ लगातार मुरझाते और फलते फूलते रहते थे, जो जादुई और विचित्र दोनों थे। उससे निकलने वाली रोशनी से लिन मोयू को जीवन की सांस का एहसास हुआ। वही सांस जो सृष्टि के दंड पर है। इस समय लिन मोयू को पूरा यकीन था कि प्रकाश की यह किरण जीवन के मूल से संबंधित है। जीवन देवदूत ने कहा, यही वह चीज है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। इसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। लिन मोयू ने पूछा, क्या मुझे इसे सीधे छूना चाहिए? जीवन के उस बौने ने गुस्से से कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। पहली बार लिन मोयू ने उसकी आंखों में तिरस्कार देखा। जीवन देवदूत ने आगे कहा, पहले इसके पास जाने की कोशिश करो, देखो कि क्या तुम इसकी रोशनी को सहन कर सकते हो। ये कहते हुए जीवन देवदूत ने धीरे से इशारा किया और लिन मोयू के चारों ओर मौजूद सभी जानवर स्वेच्छा से तितर बितर हो गए। उन्होंने प्रकाश की ओर सीधा रास्ता साफ कर दिया। लिन मोयू धीरे धीरे प्रकाश की ओर चलने लगी। उस प्रकाश की रोशनी में अनगिनत जीवन शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। गर्म धारा तेजी से मजबूत होती गई और उसमें घातीय रूप से वृद्धि होने लगी। लिन मोयू का पूरा शरीर दमक उठा, वह सचमुच प्रकाश की देवी बन गई। बहुत अधिक जीवन शक्ति शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे शरीर की सहन करने की क्षमता तेजी से कम हो गई और शरीर को नुकसान पहुंचने लगा। लेकिन सारा नुकसान डैमेज ट्रांसफर के माध्यम से सीधे मरे हुए सैनिकों की सेना को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अवस्था में लिन मोयू धीरे धीरे इसके करीब पहुंच गई। लिन मोयू को अचानक एक सिद्धांत समझ में आ गया। जीवन से भरपूर होने के बावजूद यहाँ एक भी वास्तविक जीवित प्राणी नहीं था। यहाँ का हर पेड़ पौधा और जीव जंतु जीवन शक्ति से ही निर्मित था। जीवन के देवदूत का जीवन की असत्यता, अस्तित्वहीन वास्तविकता से यही तात्पर्य था। उन्हें अपने पिछले जीवन की एक कहावत भी याद आई, जो पानी बहुत साफ होता है उसमें मछली नहीं होती। जब जीवन शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाती है तो वह जीवित प्राणियों का भी नाश कर देती है। लिन मोयू अब प्रकाश के गोले के ठीक नीचे प्रकाश की पहुंच के भीतर पहुंच चुकी थी। जीवन देवदूत की आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे उम्मीद थी कि लिन मोयू प्रकाश के गोले को ले जा सकती है। इसी क्षण लिन मोयू को एक विचार आया और सृजन का दंड उसके हाथ में प्रकट हो गया। सृष्टि के स्तंभ पर जीवन के देवता द्वारा निर्मित जीवन का मूल नकली चमक रहा था। जैसे ही उसने सृजन का दंड निकाला, हवा में मौजूद प्रकाश मानो अपना गंतव्य ढूंढकर सृजन के दंड की ओर तेजी से बढ़ने लगा। सृष्टि का डंडा तुरंत प्रकाश के गोले से घिर गया, जो तेजी से चमक रहा था और पूरी घाटी को रोशन कर रहा था। लिन मोयू ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और जीवन देवदूत ने भी ऐसा ही किया। सृजन के दंड में भारी मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर गया और उसके माध्यम से एक माध्यम बनकर लिन मोयू के शरीर में प्रवाहित हुआ। बूम! लिन मोयू का शरीर बुरी तरह कांप उठा। इस क्षण उसकी सारी सीमाएं टूट गईं। कौशल लौटाए गए, विशेषताएं लौटाई गईं। इस समय संचित सभी गुण लिन मोयू के मूल गुणों में जोड़ दिए गए थे। आदिम फल का सेवन करने के बाद लिन मोयू के सभी गुण 10,000 से बढ़ गए। 4 चुनौतियों को पार करने के बाद सभी विशेषताओं में 6,000 की वृद्धि हुई। 3 बार जीवन शक्ति का संचार करने से शारीरिक क्षमता में 8,000 की वृद्धि हुई और जीवन शक्ति में 30% की वृद्धि हुई। इस समय ये सभी गुण बिना किसी अपवाद के लिन मोयू के अपने गुणों में जोड़ दिए गए थे। शक्ति, चपलता और उत्साह में 16,000 की वृद्धि हुई। संविधान में 24,000 की वृद्धि हुई। जीवन शक्ति में 30% की वृद्धि हुई। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश का प्रवाह बढ़ता गया, शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति में भी वृद्धि होती गई। सृजन के दंड पर स्थित जीवन का मूल नकली भी चमक उठा और उसमें एक जादुई परिवर्तन हुआ। लिन मोयू को लगा कि यह एक वास्तविक जीवन के केंद्र में परिवर्तित हो रहा है। इसी समय जीवन देवदूत के माथे पर लगे षटकोणीय रत्न से कई टुकड़े उड़कर बाहर निकल आए। ये टुकड़े बड़े नहीं थे, बल्कि मिलकर कुछ नाखूनों के आकार के बराबर थे।
लेकिन इन टुकड़ों में अपार जीवन शक्ति समाहित थी। वे टुकड़े उड़कर जीवन के मूल में विलीन हो गए, जिससे जीवन के मूल की आभा और भी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई। जीवन की परी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई, विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जैसे ही लिन मोयू ने सृजन का दंड निकाला, वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। जीवन शक्ति अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और उसका प्रवाह रुक गया। अंततः प्रकाश और सृजन का स्तंभ अलग हो गए। प्रकाश का गोला हवा में नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो जीवन की सांस लिए हुए पृथ्वी पर वर्षा कर रहा हो। लेकिन लिन मोयू देख सकती थी कि यह पहले की तुलना में कम से कम 1/3 सिकुड़ गया था। सृष्टि का डंडा और भी अधिक स्पष्ट हो गया, मानो कोई दोषरहित सफेद रत्न हो। उस पर मौजूद जीवन का मूल तत्व बिल्कुल वैसा ही था, जो एकदम सही और दोषरहित दिख रहा था। लिन मोयू को एक विचार आया और उसने पता लगाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। सृष्टि का दंड क्षतिग्रस्त कोर पौराणिक हथियार, जिसका प्रयोग जोड़ स्तर से ऊपर के गुणधर्म वाले ही कर सकते हैं। कौशल, जीवन का प्रकाश, विनाश का प्रकाश। जीवन का प्रकाश लक्षित व्यक्ति का व्यापक उपचार कर सकता है। विनाश का प्रकाश लक्ष्य को घातक प्रहार कर सकता है। सृजन का आधार बदल गया था, अब वह नकली मूल तत्व नहीं था, बल्कि क्षतिग्रस्त मूल तत्व की स्थिति में था। इसका अर्थ है कि नकली मूल तत्व वास्तविक बन गया है, और एक सच्चा जीवन मूल तत्व बन गया है। अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। 3 बार उपयोग की सीमा हट जाने के बाद, इसने एक पौराणिक हथियार के रूप में अपना दर्जा पुनः प्राप्त कर लिया। ये वह हथियार है जो जीवन के देवता के पास होना चाहिए। पौराणिक हथियार क्षतिग्रस्त अवस्था में भी सभी विशेषताओं में 400,000 अंक जोड़ते हैं। उसके पास 2 कौशल भी हैं। ये दुश्मनों को मारने के साथ साथ उनका इलाज भी कर सकता है। लिन मोयू को अचानक अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। उसे एक बार जो संप्रभु राजदंड क्षतिग्रस्त प्राप्त हुआ था, हालांकि वह केवल एक पौराणिक हथियार था, उसने सभी विशेषताओं में 500,000 की वृद्धि की। पौराणिक सृजन की छड़ी की तुलना में यह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। इस प्रकार संप्रभु राजदंड किस देवता का हथियार था? बिना तुलना के कोई नुकसान नहीं है। लिन मोयू को गहरा सदमा लगा। सोचते विचारते उसकी नजर अनजाने में ही जीवन परी पर पड़ गई। जीवन की परी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, मानो कांप रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? लिन मोयू हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घुटनों के बल क्यों बैठा है। जीवन देवदूत ने कहा, विनम्र सेवक स्वामी को प्रणाम करता है। उनकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें सम्मान का भाव स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं हूं। लिन मोयू कुछ हद तक हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके पास नौकर क्यों आ गया। जीवन देवता ने अपना सिर उठाया और कहा, सृष्टि का दंड जिसके पास भी हो, वही विनम्र सेवक का स्वामी होता है। क्या आप सृष्टि के दंड को पहचानते हैं? जीवन देवदूत धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरे पीछे आइए, स्वामी जी। इसके मार्गदर्शन में लिन मोयू एक गुफा में दाखिल हुई। गुफा में कई भित्ति चित्र बने हुए थे, और प्रत्येक भित्ति चित्र सजीव था, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर की शिलाओं पर उकेरी गई कलाकृतियां। इन भित्ति चित्रों को देखकर और आदिम फल चुनते समय उसने जो कुछ देखा, उसके साथ मिलकर लिन मोयू को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C404। अध्याय 404 रेशियो 404। अध्याय 404। अभी एक कोने का ही अनावरण हुआ है, लेकिन अभी भी और अधिक कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरा छंटने के बाद लिन मोयू को आखिरकार सच्चाई का पता चल गया। सब कुछ आपस में जुड़ गया और एक सुराग सामने आया। सृष्टि के क्षेत्र में, जिसे अब शव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध हुआ था, वह सृष्टि के दंड के इर्द गिर्द केंद्रित था। जीवन के देवता का अज्ञात कारणों से पतन हो गया, और वे अपने पीछे केवल सृजन का दंड ही छोड़ गए। देवताओं ने सृजन के दंड की खोज की, क्योंकि इससे उन्हें जीवन के नए देवता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उच्चतर देवता बनना सभी निम्न और मध्यम देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। इसी प्रकार मानव पेशेवरों ने भी सृजन के स्टाफ की तलाश की। उच्चतर देवताओं की शक्ति का अध्ययन करके उन्हें पारलौकिक स्तर में प्रवेश करने और पारलौकिक प्राणी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मानवता के ईश्वर स्तरीय पेशेवरों के लिए भी पारलौकिक अवस्था में जाने का प्रलोभन उतना ही प्रबल था। राक्षसों और ड्रैगनों के कारण लगभग एक जैसे थे।
वे सभी विकसित होना और अधिक मजबूत बनना चाहते थे। इस प्रकार सृष्टि के पूर्व लोक में सभी पक्षों को शामिल करते हुए एक विश्व प्रवर्तक युद्ध छिड़ गया। असंख्य शक्तिशाली प्राणियों ने सृजन के दंड के लिए लड़ाई में भाग लिया। इस युद्ध के परिणाम ने सृष्टि के क्षेत्र को लगभग तहस नहस कर दिया। अंत में एक देवता ने एक निश्चित कौशल का प्रयोग करने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, जिससे सृष्टि का क्षेत्र संक्षारण क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसने चारों जातियों के असंख्य शक्तिशाली प्राणियों को वहां दफना दिया, जिससे वे शवों में परिवर्तित हो गए। हालांकि युद्ध के दौरान सृजन का स्तंभ भी क्षतिग्रस्त हो गया था। सृजन के दंड का हैंडल शवलोक की सृजन बिजली में विलीन हो गया, जिससे आशा की अंतिम किरण शेष रह गई। सृष्टि के स्तंभ से सबसे महत्वपूर्ण जीवन का मूल एक अज्ञात स्थान में विलीन हो गया। जब लिन मोयू भित्ति चित्रों को देख रहा था, तो उसे अब तक जो कुछ भी पता था, वह सब मेल खा रहा था। अगला भाग उसके चले जाने के बाद जीवन के मूल के बारे में था। यह भित्ति चित्रों को देखकर लिन मोयू को ठंडक महसूस हुई। भित्ति चित्रों में जीवन का सार समय और स्थान के माध्यम से एक अज्ञात स्थान की यात्रा करता है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ शून्य हो और जीवन का मूल वहां मंडरा रहा हो। फिर एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जो जीवन के मूल की ओर बढ़ रहा था। जीवन का मूल, जो युद्ध के दौरान अक्षुब्ध रहा था, उस विशालकाय हाथ के सामने बेहद नाजुक साबित हुआ। ये खिलौने की तरह चूर चूर हो गया था। जीवन का केंद्र फट गया, जिससे अंतरिक्ष ढह गया। असंख्य टुकड़े बिखर गए, जिनमें से एक ने समय और अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए फिर से मनुष्यों की दुनिया में एक द्वीप पर आकर अपनी जगह बना ली। बाद में मानव शक्ति के धनी लोगों ने इस द्वीप की विलक्षणता का पता लगाया और वहां सृजन अकादमी की स्थापना की। ये देखकर लिन मोयू के अवलोकन उन दृश्यों से मेल खाते थे जो उन्होंने आदिम फल चुनते समय देखे थे। ये प्रकाश जीवन के मूल की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा थी, और वे फटे हुए गोले ही जीवन के मूल यानी उसके आवरण का निर्माण करने वाली सामग्री थे। संयुक्त रूप से उन्होंने संपूर्ण जीवन का मूल बनाया, जो सृष्टि के संपूर्ण आधार का निर्माण करता है। इस प्रकाश में जीवन की अनंत दिव्य शक्ति समाहित थी। इसने पैतृक भूमि में जीवन शक्ति तो ला दी, लेकिन वह जीवन शक्ति इतनी तीव्र थी कि पैतृक भूमि जीवनहीन हो गई। दिखाई देने वाले और महसूस किए जाने वाले सभी जानवर और जीव जंतु, प्रत्येक पौधा और पेड़, वास्तव में जीवन की दिव्य शक्ति से बने थे। पैतृक भूमि में एकमात्र जीवित प्राणी जीवन बोना था। जब प्रकाश आया, तो वह पहले से ही वहां मौजूद था, और फिर जीवन की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर वह अब तक जीवित रहा, और जो वह अब है, वैसा बन गया। साथ ही जीवन की दिव्य शक्ति के कारण ये जीवन के ईश्वर का सेवक बन गया, और सृजन के दंड को धारण किए हुए लिन मोयू जीवन के देवता के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते थे। लिन मोयू जीवन के देवता थे या नहीं, इस अधिकार को धारण करना देवता की उपस्थिति के समान था, जिससे लिन मोयू जीवन परियों के स्वामी बन गए। यहाँ जीवन देवदूत का उद्देश्य प्रकाश के लिए एक नया उत्तराधिकारी खोजना था। लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी लिन मोयू के प्रकट होने तक कोई भी प्रकाश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। लिन मोयू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उसने कभी जीवन का देवता बनने के बारे में नहीं सोचा था। वह मनुष्य था, और देवता बनना असंभव था, क्योंकि उनके लक्ष्य पूरी तरह से अलग थे। अब अगर लिन मोयू को सृष्टि के दंड की मरम्मत करनी थी, तो उसे जीवन के मूल के उन टुकड़ों को ढूंढना होगा जो विस्फोट के बाद हर जगह बिखर गए थे। लिन मोयू द्वारा लाया गया वह टुकड़ा, जो नाखून से भी छोटा था और जिसे मलबा माना जाता था, जीवन के मूल तत्व के टुकड़ों में से एक था। इन वर्षों में जीवन देवदूत ने ऐसे लेन देन के माध्यम से काफी टुकड़े प्राप्त कर लिए थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण सृजन की छड़ी को उसकी क्षतिग्रस्त अवस्था में बहाल किया जा सका। लिन मोयू ने उस विशाल हाथ के बारे में सोचा जिसने सहजता से जीवन के मूल को कुचल दिया था। एक पौराणिक हथियार का मूल अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, ये कल्पना करना स्वाभाविक है, फिर भी वह इतनी आसानी से इसके द्वारा कुचल दिया गया। उस विशाल हाथ का मालिक एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी लिन मोयू कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने अभी अभी कोहरे का एक कोना ही हटाया था कि उसे और भी रहस्य नजर आने लगे। उसने हल्की सी आह भरी और जीवन देवदूत की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ सकते, है ना? जीवन देवदूत ने सिर हिलाया। सेवक के अस्तित्व के लिए जीवन की दिव्य शक्ति का प्रकाश आवश्यक है।
उसका अस्तित्व जीवन के मूल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अब जबकि जीवन के मूल की स्रोत शक्ति पैतृक भूमि में थी, इसलिए जीवन परी भी यहीं कैद हो गई थी। इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक लिन मोयू 90वें स्तर पर न पहुंच जाए, सृजन की छड़ी का उपयोग न कर सके और जीवन की दिव्य शक्ति का उपयोग करके जीवन परी को इस स्थान से जाने की अनुमति न दे दे। लिन मोयू इस सिद्धांत को समझ गई, इन आकलनों का क्या? ये पत्थर की पट्टियां कहां से आईं? चाहे वह आदिम फल का दृश्य हो या उनके सामने की भित्ति चित्र, उनके आकलन में इस्तेमाल की गई पत्थर की पट्टियों का कोई उल्लेख नहीं था। लिन मोयू को पूरा यकीन था, पत्थर की ये पट्टियां जीवन देवदूत का काम नहीं थी, क्योंकि उन पर अंकित पाठ इस दुनिया के पाठ से पूरी तरह से अलग था। ये प्राचीन चीनी अक्षरों के अधिक निकट था। जीवन देवदूत ने सिर हिलाते हुए कहा, सेवक को नहीं पता, वे सेवक के होश में आने के समय से ही अस्तित्व में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। जीवन देवदूत ने लिन मोयू को पैतृक भूमि का भ्रमण कराया। पैतृक भूमि वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र था, जो एक स्वतंत्र स्थान में स्थित था, जिसका प्रवेश और निकास उस द्वीप पर था जहां सृजन अकादमी स्थित थी। लगातार होने वाले मूल्यांकनों के अलावा और कुछ नहीं था। जब लिन मोयू जाने ही वाली थी, तब जीवन परी ने लिन मोयू को बिना पलक झपकाए देखा और कहा, गुरुजी, यदि आप भविष्य में जीवन की दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या आप सेवक को बाहर ले जा सकते हैं? लिन मोयू तुरंत सहमत हुए, हाँ। जीवन देवदूत की आंखों में खुशी झलक रही थी, धन्यवाद स्वामी। ये यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा था और बहुत अकेला था। हालांकि जीवन की दैवीय शक्ति ने इसे दीर्घायु प्रदान की, लेकिन इसने अनंत एकांत भी दिया। आत्मजागरूकता रखने वाले उस जीवदेव की भी बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा थी। पैतृक भूमि के बाहर लगभग सभी लोग जा चुके थे। अब केवल मो जिंगे, निंग तायान, निंग ये और मो यून ही बचे थे। निंग ये थोड़ी चिंतित थी, इतना समय बीत गया, मोयू अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मो यून ने निंग ये का हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। निंग तायान ने चिढ़कर कहा, उस बच्चे का जीवन कछुए से भी कठिन है, वह तो शवलोक से भी वापस आ सकता है, अपने पैतृक भूमि की तो बात ही छोड़ो। मो शिंगहे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम पैतृक भूमि में अंधाधुंध जानवरों का वध नहीं करोगे, तब तक कोई खतरा नहीं होगा। जब तक निंग ये बाहर आई, तब तक आधा दिन और बीत चुका था। अगर और भी आकलन किए जाएं, तो भी ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो जानी चाहिए। अंततः कई और घंटों के बाद एक हल्की स्थानिक हलचल फैल गई। उसी समय पैतृक भूमि का प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया। लिन मोयू जैसे ही टेलीपोर्ट होकर बाहर आया, एक कोमल और गर्म शरीर ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। उसके नाक से जानी पहचानी खुशबू आई और लिन मोयू ने धीरे से निंग येई को गले लगाया। क्या हुआ? निंग येई ने बिना कुछ कहे उसकी छाती से अपना चेहरा रगड़ा। निंग तायान ने पूछा, लिन बच्चे, कैसा रहा? लिन मोयू जानती थी कि वह क्या पूछ रहा है, इसे एक सफलता माना जाना चाहिए। निंग तायान प्रकाश के बारे में पूछ रही थी, जो वास्तव में जीवन की दिव्य शक्ति थी। लिन मोयू ने इसे एक सफलता माना। आपके गुणों में कितनी वृद्धि हुई? लिन मोयू ने जांच की, क्योंकि वह जानता था कि पैतृक भूमि में रहने के दौरान उसके गुणों में काफी वृद्धि हुई थी। इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने शांत भाव से कहा, ताकत, फुर्ती और जोश, सब कुछ बढ़ता गया। जीवन शक्ति में 50% की वृद्धि हुई। उन्होंने यह बात बहुत शांत भाव से कही, लेकिन निंग तायान और मो शिंगहे ने एक ही समय में आश्चर्यचकित भाव दिखाए। निंग तायान ने कहा, तुम्हारे गुण आसमान में उड़ने वाले हैं। मो शिंगहे ने यह भी कहा, आपकी खूबियां शायद उसी स्तर के अन्य पेशेवरों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। दोगुनी? ये लिन मोयू को कम आंकना है। निंग तायान को कुछ अंदरूनी जानकारी थी और वह जानती थी कि लिन मोयू ने अपने दूसरे परिवर्तन के दौरान क्या अनुभव किया था। हालांकि उन्हें लिन मोयू के सटीक गुणों का पता नहीं था, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट था कि लिन मोयू के गुण उसी स्तर के अन्य पेशेवरों की तुलना में दोगुने से कहीं अधिक थे। मो यून पास आकर लिन मोयू से बोली, बधाई हो, तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तीसरे संक्रमण काल के दौरान करियर में उत्थान की संभावना बहुत बढ़ गई है। जितनी अधिक विशेषताएं सीमा का उल्लंघन करती हैं, तीसरे संक्रमण के दौरान करियर के उत्थान की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लिन मोयू ने धीरे से कहा, तुम भी? निंग येई ने अपना सिर उठाया और मो यून से कहा,
युन बहन भी तीसरे संक्रमण काल के दौरान निश्चित रूप से करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। सब लोग अपने विचार लिखने के लिए पैराग्राफ को दबाकर रखें। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C405। अध्याय 405। 405। अध्याय 405। अब जाल बंद करने का समय आ गया है। श्वेत देवता के प्रांगण में बाई यीयुआन ने 10 मीटर से अधिक ऊंची छलांग लगाई। लिन उसके नितंबों के नीचे पड़ी रिक्लाइनर कुर्सी धमाके के साथ फट गई और उसका सारा सामान इधर उधर बिखर गया। अगर मेंग एनवेन की त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो श्वेत देवता का प्रांगण शायद संरक्षित न हो पाता। बाई यीयुआन की उत्तेजित शक्ति बेकाबू हो गई और एक देव स्तरीय विशेषज्ञ की आभा हर जगह फैल गई। उसने लिन मोयू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिर से कहो। लिन मोयू थोड़ी सी बेबसी के साथ केवल एक बार फिर अपने गुणों को दोहरा सका। नाम लिन मोयू। पेशा नेक्रोमेंसर लॉर्ड अद्वितीय। स्तर 45 2.00%। शक्ति 68,110। फुर्ती 68,110। स्पिरिट 1,54,460। संविधान 84,110। बाई यीयुआन को अपने कानों पर थोड़ा अविश्वास हुआ और उसने लिन मोयू से इसे दोबारा दोहराने को कहा। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कही जाती हैं। 3 बार कोशिश करने के बाद बाई यीयुआन को आखिरकार यकीन हो गया कि उसके कान खराब नहीं हुए हैं और उसने जो सुना वह सच था। बाई यीयुआन की तुलना में मेंग एनवेन कहीं अधिक शांत था। कम से कम उसकी आराम कुर्सी फटी तो नहीं, हालांकि उसमें कई दरारें थीं। बाई यीयुआन ने कहा, तो आपके कुल गुण 350,000 से अधिक हैं। मेंग एनवेन ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, ये 374,790 है। बाई यीयुआन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अन्य लेवल 45 के मध्य दिग्गज पेशेवरों के पास कुल मिलाकर 100,000 से कुछ अधिक गुण हैं, आपके पास उनसे 270,000 से अधिक गुण हैं। आपकी ताकत योद्धाओं से कहीं अधिक है, आपकी चपलता हथियारों से भी बढ़कर है, और आपका स्वास्थ्य शूरवीरों को बहुत पीछे छोड़ देता है। क्या तुम सचमुच जादूगर हो? बाई यीयुआन लिन मोयू को ऊपर से नीचे देखती रही, जिससे लिन मोयू असहज महसूस करने लगी। मेंग एनवेन ने हंसते हुए कहा, बूढ़े बाई, सामान्य रहो। बाई यीयुआन चिल्लाई, ये बच्चा ही असामान्य है। मेंग एनवेन ने कहा, शियाओयू ने हर चीज में हद से ज्यादा मेहनत की है, इसी वजह से वह इस स्तर तक पहुंचा है। बोलते समय मेंग एनवेन ने लिन मोयू को घूरते हुए कहा, शियाओयू, क्या तुम अपने अस्तित्व का अर्थ जानती हो? उसके अस्तित्व का अर्थ क्या है? लिन मोयू ने अपना सिर हिलाया। उसने इतनी दूर तक नहीं सोचा था, और न ही वह मेंग एनवेन जितना गहराई से सोच सकता था। दोनों की लंबाई अलग अलग थी और वे अलग अलग चीजों के बारे में सोचते थे। उसने अपनी क्षमता और कर्तव्य की हर हद तक जाकर हर संभव प्रयास किया। मेंग एनवेन ने कहा, आपका अस्तित्व ही शिखर है। आप मानवता की आने वाली पीढ़ियों को वह उच्चतम शिखर दिखाएंगे जिस तक हम पहुंच सकते हैं। अब आप उच्च स्तरीय पेशेवरों के शिखर पर हैं। जब आप अपने तीसरे रूपांतरण से गुजरेंगे और एक देवता में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आप समस्त मानवता के शिखर पर होंगे। लिन मोयू को उम्मीद नहीं थी कि मेंग एनवेन उसके बारे में इतना अच्छा मूल्यांकन करेगी। वह थोड़ा खुश हुआ। बाई यीयुआन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि एक सुपर गॉड कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप 97वें स्तर के सुपर गॉड को चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं। बाई यीयुआन का वर्णन तो और भी अतिरंजित था। आपको ये पता होना चाहिए कि बाद के चरणों में प्रत्येक स्तर के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा होता है। विभिन्न स्तरों पर लड़ना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। लेकिन बाई यीयुआन के शब्दों का वह खंडन नहीं कर सका। शिक्षक, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा। मेंग एनवेन हंस पड़ी। इसके लिए एक महाशक्ति का अस्तित्व भी आवश्यक है। मनुष्यों में कोई महाशक्ति नहीं है जो लिन मोयू को चुनौती दे सके। बाई यीयुआन ने कहा, जब तुम देवता बन जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ उन राक्षसों का परीक्षण करने के लिए सुदूर महाद्वीप में जाऊंगी। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। वह राक्षसों को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। मेंग एनवेन ने आगे कहा, आपकी वर्तमान विशेषताओं के साथ साथ एलिमेंटल गॉड स्टोन और गॉड ब्लड पोशन को देखते हुए तीसरे संक्रमण के दौरान करियर में उन्नति की संभावना पहले ही 70% से अधिक हो चुकी है।
लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें और सोचने की जरूरत है, देखना होगा कि क्या हम संभावना को बढ़ा सकते हैं। बाय युवान ने कहा, बुरे व्यक्ति के पास एक ऐसा खजाना है जो तीसरे संक्रमण काल के दौरान करियर के उत्थान की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, बुरे आदमी ने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। लिन मोयू जानती थी कि लिन मोहन ने अपने करियर में 2 बार ऊर्ध्वपातन किया था, इसलिए इस खजाने का इस्तेमाल लिन मोहन पर ही किया गया होगा। बाय युवान ने कहा, मुझे वह चीज नहीं चाहिए, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि वह कहाँ से आई है। मेंग अनवेन ने बाय युवान की बातों को फिर से नकारते हुए कहा, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बुरा आदमी तुम्हें नहीं बताएगा, वह बहुत कम बोलता है। अगर तुमने उसे ज्यादा परेशान किया तो वह तुम्हें पीटकर बाहर निकाल सकता है। बाय युवान परेशान दिख रही थी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में लिन मोयू की मदद करना चाहता था, ताकि तीसरे संक्रमण काल के दौरान लिन मोयू को अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बेहतर मौका मिल सके। लिन मोयू ने एक उपाय सोचा, क्यों न मैं अपनी बहन से पूछने के लिए कहूं। बाय युवान ने ताली बजाते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है। मेंग अनवेन ने कहा, दरअसल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका अनुमान लगा सकती हूँ। बाय युवान ने मुड़कर देखा और कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेंग अनवेन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, सबसे पहले तो उस बूढ़े आदमी को यह चीज भगवान के स्तर तक पहुंचने के बाद मिली थी। उस समय वह काफी उत्साहित था और हर जगह शिष्यों की तलाश कर रहा था। बाय युवान ने मेंग अनवेन के अनुमान की पुष्टि करते हुए कहा, यह सही है। वृद्ध व्यक्ति अपने तीसरे परिवर्तन के दौरान करियर उदात्तीकरण प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें इसका बहुत अफसोस था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शिष्यों को दोहरा उदात्तीकरण पूरा करने देना होगा। मेंग अनवेन ने आगे कहा, क्या आपको याद है कि वह बूढ़ा आदमी देवता बनने के बाद कहाँ गया था? बाय युवान ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आया। यह इतने साल पहले की बात है, मैं बहुत पहले भूल चुकी हूँ, बस कह दो। मेंग अनवेन ने कहा, बूढ़ा आदमी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गया था। उस समय खबर थी कि वह अंतरिक्ष समय मार्ग की तलाश कर रहा था। लिन मोयू और बाय युवान की आंखें एक ही समय पर चमक उठी। वह ऊपरी कोर क्षेत्र में गया। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही है, मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी ऊपरी कोर क्षेत्र में गया था, इसलिए वह खजाना कोर क्षेत्र के बॉस से संबंधित होना चाहिए। बाय युवान की आंखों में चमक आ गई। शाओयू, क्या धर्म के देवता ने तुम्हें कुछ लाने के लिए नहीं दिया था, और ऐसा लगता है कि वह तुमसे कोई सौदा करना चाहता है, तो उससे पूछ लो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं 50वें स्तर पर पहुंचने पर जाऊंगी। मेंग अनवेन ने कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे परिवर्तन से पहले अभी भी समय है, और मुख्य क्षेत्र बहुत खतरनाक है, वे प्राचीन सरदार बहुत खतरनाक है। फिर लिन मोयू ने पैतृक भूमि में घटी घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें उसने झोउ लेशेन के शैतानवाद के पंथ के साथ मिलीभगत का जिक्र किया, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। बाय युवान ने ताना मारते हुए कहा, झोउ परिवार से मुझे हमेशा से नफरत रही है। वे सोचते हैं कि पवित्र प्रकाश योद्धा की वंश परंपरा होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं, चाहे सेना हो या साम्राज्य, वे खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। इस बार हमें पूरी तरह से जांच करनी होगी, ये देखना होगा कि क्या झोउ परिवार के साथ कोई समस्या है। मेंग अनवेन ने भी उपहास करते हुए कहा, पिछले 2 वर्षों में शैतानवाद का पंथ तेजी से सक्रिय हो गया है, उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने सेना, साम्राज्य और विभिन्न परिवारों में घुसपैठ कर ली है। बड़े बड़े लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, सूची पूरी हो चुकी है, हिसाब किताब करने का समय लगभग आ गया है। चाहे शैतानवाद का पंथ कितनी भी गुप्त रूप से कार्य करे, वे अपने निशान जरूर छोड़ जाते थे। मेंग अनवेन और बाय युवान के लोग लंबे समय से जांच कर रहे थे और नामों की सूची बना रहे थे। दुश्मन को सतर्क होने से बचाने के लिए उन्होंने केवल कुछ ही लोगों से निपटा जिनसे निपटना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, पिछली बार लिन मोयू के तहखाने में तोड़फोड़ करने वाले लोग सेना से थे, जिन्हें मेंग अनवेन और बाय युवान ने मार डाला था। दोनों ने बेहद गुस्से का प्रदर्शन किया, जिससे ऐसा लगा कि वे अपने शिष्य को हुए नुकसान के कारण क्रोधित थे। इससे शैतानवाद के पंथ को ये भ्रम हो गया कि जब तक उनके छिपे हुए लोग हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तब तक उनका पता नहीं चलेगा।
उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेंग एनवेन के पास पहले से ही कई नाम मौजूद थे। शिक्षक यान कहाँ है? लिन मोयू ने अचानक पूछा, उसने आने के बाद से यान कुआंगशिंग को नहीं देखा था। बाय युवान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, वो पागल खून की भूमि पर गया। उसने कहा कि उसे हत्या की मंशा में एक अभूतपूर्व सफलता मिली है और वह इसे खूंखार अजगर के साथ आजमाना चाहता था। मैं उसे जानता हूँ, वह बस लड़ना चाहता है। मेंग एनवेन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस बार ओर्ड यान को वाकई में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर वह 96वें स्तर तक पहुंच गया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। बाय युवान अब भी तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रही थी। अगर वह 96वें स्तर पर भी पहुंच जाए, तो क्या आपको लगता है कि मैं उससे डरूंगी? लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बाय युवान और यान कुआंगशेंग हमेशा झगड़ते रहते थे और उनमें आपसी मतभेद दिखते थे। लेकिन अगर वे सचमुच लड़ते, तो वे निश्चित रूप से कंधा मिलाकर खड़े होते। अचानक कम्युनिकेटर में कंपन हुआ। लिन मोयू ने उस पर नजर डाली, उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। शिक्षक जी, मेरा दोस्त खतरे में है। यह संदेश शी शिंगोन की ओर से था। इसमें एक स्थान और 2 शब्द थे, मुझे बचाओ। लिन मोयू ने मेंग एनवेन को स्थान बताया। मेंग एनवेन ने कहा, युआन युद्ध क्षेत्र में किले संख्या 4 के पास। गॉड समर टॉवर प्रकट हुआ और उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन बिंदु की गणना की। बाय युवान ने लिन मोयू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शिक्षिका आपके साथ चलेंगी। अगर बाय युवान ने ऐसा नहीं भी कहा होता, तो भी लिन मोयू उसे साथ आने के लिए कह देती। यह संदेश अजीब था। शी शिंगोन को जानते हुए, वह ऐसा संदेश नहीं भेजेगा। मेंग एनवेन ने तुरंत टेलीपोर्टेशन पॉइंट की गणना की और फुसफुसाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, चलो चले। प्रकाश की एक किरण गिरी और वे दोनों पल भर में टेलीपोर्ट होकर दूर चले गए। साहित्य आपके लिए अनुशंसित। मैं प्रतिभाओं की नकल कर सकता हूं। अजय तलवार देवता। मार्शल आर्ट, जिसकी शुरुआत हुआंग रोन को रसोया चुनने से होती है, भालू का सामना करना। फैंटेसी, मैं नियति का खलनायक, फेटेड विलन। हाई मार्शल, भविष्य में 10,000 साल बाद लॉग इन करना। मासिक अपडेट। सबका पेशा बदल गया। बेरोजगार होने के कारण मैंने देवताओं का अंत कर दिया। मिस्टर मॉन्स्टर, गलत पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया, पहला मामला सुलझाया और दुनिया को चौंका दिया। वेन यानसान कियान। पहले का निर्देशिका पर वापस लौटें। अगला @4 लाइब्रेरीज बुक स्टोर। इस साइट पर सभी लेख, चित्र, टिप्पणियां आदि उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट या अपलोड किए गए हैं या इंटरनेट से एकत्रित किए गए हैं, जो व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाते हैं और 4 लाइब्रेरीज बुक स्टोर के दृष्टिकोण को नहीं। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम 24 घंटों के भीतर इसका समाधान करेंगे। साइट से संबंधित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी परिणाम के लिए साइट जिम्मेदार नहीं है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 406। अध्याय 406। 406। अध्याय 406। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया अभी समाप्त ही हुई थी कि अचानक लिन मोयू और बाय युवान पर एक भयानक हमला हो गया। लिन मोयू पर बिजली की तेज वर्षा हुई। तेज रोशनी उत्सर्जित करने के बाद कंकालनुमा कवच चकनाचूर हो गया। शेष क्षति का भार मरे हुए सैनिकों की सेना पर पड़ा। बाय युवान की शक्ति और भी अधिक थी। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित हो रही थी, जिससे सभी हमले अवरुद्ध हो रहे थे। लिन मोयू के लिए टेलीपोर्टेशन से 2 सेकंड की देरी हुई, लेकिन बाय युवान के लिए देरी आधे सेकंड से भी कम थी। उस आधे सेकंड में दोनों ने 1000 से भी अधिक बिजली के झटके झेले। बाय युवान दहाड़ा, उसकी आभा उमड़ पड़ी। उसने खुद को और लिन मोयू को बचाते हुए सभी वज्रपातों को रोक दिया। शाओ यू, क्या तुम ठीक हो? बाय युवान ने जल्दबाजी में पूछा। लिन मोयू पहले ही ठीक हो चुका था और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। बाय युवान की सुरक्षा के बिना भी ऐसा हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लिन मोयू की शारीरिक क्षमता पहले से ही उच्च थी, और वह विभिन्न तत्वों से प्रतिरक्षित था। विशेष रूप से प्रकाश और विद्युत तत्वों के प्रति उनका प्रतिरोध 80% तक पहुंच गया। इसके अलावा, उसके पास 500% क्षति कम करने की क्षमता थी। बिजली के हमलों के खिलाफ उसकी क्षति में 25 गुना कमी आई थी। उस पर गिरने वाली बिजली धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर मरे हुए लोगों की सेना में स्थानांतरित हो गई।
उन्होंने शायद ही कोई नुकसान पहुंचाया हो। आकाश अंधेरा था। 25 ड्रैगन युद्धपोत हवा में तैर रहे थे और दूर से और भी ड्रैगन युद्धपोत आ रहे थे। युद्धपोतों पर विशाल जादुई क्रिस्टल तेजी से चमक रहे थे और उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही थी। हमलों की पिछली लहर तो बस एक शुरुआत थी, अब असली हमला होने वाला था। मेंग एंड वेन का टेलीपोर्टेशन थोड़ा सा गलत हो गया था और ड्रैगन युद्धपोत समय पर निशाना नहीं साध पाए। वे केवल वज्रपात से ही हमला कर सकते थे, लेकिन वज्रपात ड्रैगन युद्धपोतों के लिए सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधि नहीं थी। क्या शानदार व्यवस्था है, बाय युवान ने ठंडे स्वर में कहा और एक देव स्तरीय विशेषज्ञ की शक्ति का प्रयोग करते हुए हमलों को रोक दिया। ऐसे हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लिन मोयू ने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। संदेश मिलते ही उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। शी शिंगोन कभी ऐसा संदेश नहीं भेजेगा। यह शायद एक जाल था। लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा शी शिंगोन के संचारक का उपयोग करके संदेश भेजने की क्षमता से यह स्पष्ट था कि शी शिंगोन खतरे में थे। इसके अलावा शी शिंगोन अभी जीवित थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उनका संचारक स्वतः निष्क्रिय हो जाता। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिन मोयू को शी शिंगोन को बचाने के लिए आना ही पड़ा। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और शी शिंगोन उनमें से एक थी। उसने पहले सोचा था कि यह अगाध दानव या शैतानवाद का पंथ है, लेकिन बाद में पता चला कि यह ड्रैगन कबीला था। लेकिन ड्रैगन कबीले को शी शिंगोन के साथ उसके रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? मानव जाति के भीतर ही कोई समस्या हो सकती है। मानव जाति का कोई व्यक्ति ड्रैगन कबीले के साथ मिलीभगत कर सकता है। लिन मोयू बेहद क्रोधित था। अगर उसे पता चल गया कि यह किसने किया है, तो वह उसे जान से मार देगा। उसे जान से मारने की इच्छा रखना एक बात थी, लेकिन उसके दोस्तों का इस्तेमाल करना और यहां तक कि मानव जाति के साथ विश्वासघात करना अक्षम्य था। एक विशालकाय अजगर बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ा और लिन मोयू के सिर पर भाला ताने हुए था। ड्रैगन किंग। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं। आभा बहुत शक्तिशाली थी। ये ड्रैगन किंग की आभा थी। ड्रैगन किंग की ताकत मनुष्यों में किसी देवता स्तरीय विशेषज्ञ के बराबर थी। लिन मोयू ने ड्रैगन किंग को पहले भी शवलोक में देखा था, इसलिए उसने उसे देखते ही पहचान लिया। बाय युवान दिल खोलकर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन किंग भी बाहर आ जाएगा। शियाओयू, ड्रैगन कुल सचमुच तुम्हारा सम्मान करता है। उसने अपना दाहिना मुख का घुमाया और भयानक शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे ड्रैगन किंग सीधे हवा में उड़ गया। लिन मोयू ने कहा, गुरुजी, आप ड्रैगन किंग से निपटने पर ध्यान दें, मैं इन युद्धपोतों को संभाल लूंगी। बाय युवान ने पूछा, कोई समस्या नहीं? लिन मोयू ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। लिन मोयू ने अपना कंकालनुमा कवच पहन लिया और एक चटकने की आवाज के साथ उसके बिजली जैसे पंख खुल गए। वह बिजली की तरह तेजी से निकला और बाय युवान एक उग्र हंसी के साथ ड्रैगन किंग की ओर दौड़ा। लिन मोयू ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए एक शिक्षक होने के नाते बाय युवान ने उस पर विश्वास करना चुना। उन्हें लंबे समय से कोई अच्छी लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिला था और उनके हाथ लड़ने के लिए बेताब थे। यह उनके लिए जी भरकर लड़ने का एक अच्छा अवसर था। लिन मोयू ने अपने बिजली की तरह तेज पंखों का पूरा इस्तेमाल किया और पल भर में एक युद्धपोत तक पहुंच गया। ड्रैगन युद्धपोत एक मजबूत सुरक्षात्मक कवच से ढका हुआ था और उस कवच के माध्यम से जहाज पर कई ड्रैगन योद्धाओं को देखा जा सकता था। लिन मोयू ढाल के ऊपर से उड़ी और हवा में ही मरे हुए सैनिकों की एक सेना को छोड़ दिया। एक ही समय में 750 कंकाल ढाल पर उतरे। कंकालनुमा उन्मादी सैनिकों ने अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए ढाल पर वार किए। कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। लाल रोशनी से आकाश ढक गया और ढाल होने के बावजूद भी वह अभिशाप को रोक नहीं पाए। सभी ड्रैगन शापित हो गए थे और उनकी गति धीमी हो गई थी। लेवल 45 के एजेंट कस की रेंज 150 मीटर थी और टैलेंट बूस्ट के साथ यह 7500 मीटर तक पहुंच गई। इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और यहां तक कि बाय युवान से लड़ रहे ड्रैगन किंग को भी नहीं बख्शा गया। शाप के प्रभाव में गति में 125 गुना कमी और क्षति में 17.5 गुना वृद्धि हुई। हालांकि ड्रैगन कबीले में शापों के प्रति मजबूत प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता थी, फिर भी उनकी गति कम से कम 3 गुना कम हो गई और उन्हें होने वाला नुकसान 2 गुने से भी अधिक बढ़ गया। ड्रैगन राजा दहाड़ा और उसकी वंशानुगत शक्ति फूट पड़ी, जिससे अभिशाप तुरंत दूर हो गया।
युद्धपोतों पर मौजूद ड्रैगन चिकित्सकों ने अभिशाप को दूर करने के लिए तुरंत अपने कौशल का उपयोग किया। हालांकि शापित ड्रैगनों की संख्या बहुत अधिक थी और सभी शापों को दूर करने में कुछ समय लगेगा। शाप की लाल रोशनी पूरी तरह से गायब होने से पहले ही हवा में एक हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। कौशल विषैला तारा विस्फोट। इस कौशल ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और सभी ड्रैगनों को विषैला बना दिया। पॉइजन स्टारबस्ट स्तर 45 150 मीटर की सीमा के भीतर सभी दुश्मनों को विषैला नुकसान पहुंचाता है, जिससे प्रति सेकंड 450 शक्ति का नुकसान होता है और यह 100 सेकंड तक रहता है। लेवल 45 का पॉइजन स्टारबस्ट एम्प्लीफिकेशन के बाद प्रति सेकंड 22,500 स्ट्रेंथ का डैमेज देता है, जो 5,000 सेकंड तक रहता है। महज 2 या 3 सेकंड में ही कई ड्रैगन बुरी तरह घायल हो गए। ड्रैगन हीलर लगभग पागल हो रहे थे, क्योंकि उन्हें एक ही समय में अभिशापों को दूर करना, विश्रण करना और उपचार करना पड़ रहा था। ड्रैगन युद्धपोत की ढाल बहुत मजबूत थी, लेकिन मरे हुए सैनिकों की सेना के लगातार हमलों के कारण वह विकृत और मुड़ती रही। ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लिन मोयू ने अपने बिजली जैसे पंखों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियों को अलग अलग युद्धपोतों पर तैनात किया। अब उसके पास 25 मरे हुए सैनिकों की सेनाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में 750 कंकाल थे। और वहां केवल 20 ड्रैगन युद्धपोत थे, इसलिए उनमें से 5 पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें अतिरिक्त मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियां सौंपी गईं। अमर सैनिकों की निरंतर घुसपैठ के कारण ढालों की विकृति और भी गंभीर हो गई। युद्धपोतों पर मौजूद जादुई क्रिस्टल फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने मरे हुए सैनिकों की सेनाओं पर विशाल किरणें दागी। उन किरणों में भयानक ऊर्जा थी, जो कंकालों से टकराईं, लेकिन कंकाल बच नहीं पाए और उन्होंने अपने हमले जारी रखे। लिच जनरलों ने लगातार उपचार किया और प्रत्येक उपचार से पूरी सेना प्रभावित हुई। कंकालों पर पड़ने वाली उपचारक रोशनी कभी नहीं बुझी। लगभग हर सेकंड प्रत्येक कंकाल दर्जनों उपचार प्रकाशों से जगमगा उठता था, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति तुरंत ठीक हो जाती थी। लिन मोयू पहले भी ड्रैगन युद्धपोतों से निपट चुकी थी और उनके हमलों से परिचित थी। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना ड्रैगन युद्धपोतों का सामना कर सकती है। सभी मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात करने के बाद उसके बिजली के पंख कूलडाउन में जाने वाले थे। वह तेजी से निकटतम युद्धपोत की ढाल पर उतरा और अपनी उंगली से उसे छुआ, जिससे एक हल्की सफेद रोशनी निकली। कौशल कंकालनुमा नुकीले दांत। अत्यधिक भेदन क्षमता वाले 2250 कंकालनुमा नुकीले दांत एक ही बिंदु पर फट पड़े। पलक झपकते ही ढाल ढह गई। लिन मोयू की उंगली लगातार उस गड्ढे में दबती रही और एक के बाद एक कंकालनुमा नुकीले दांत बाहर निकलते रहे। उसने एक हाथ से प्रति सेकंड 3 गोलियां चलाईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। कंकालों के हमलों से पहले से ही कमजोर हो चुकी ढाल अंततः लिन मोयू के हमले से चकनाचूर हो गई। ढाल चकनाचूर हो गई और कंकाल भेड़ियों की तरह युद्धपोत पर टूट पड़े। युद्धपोत पर मौजूद ड्रैगन योद्धाओं ने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। ये ड्रैगन योद्धा 50 से 60 स्तर के बीच के थे। हालांकि उनकी संख्या कम नहीं थी, फिर भी वे कंकालों का मुकाबला नहीं कर सके और जल्दी ही मारे गए। जैसे ही शव गिरने लगे, लिन मोयू के होठों पर मुस्कान फैल गई। एक बार गोला बारूद हाथ में आ जाए, तो बाकी का काम आसान हो जाता है। बूम बूम बूम, लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं और भयानक ऊर्जा पूरे युद्धपोत में फैल गई थी। युद्धपोत लगभग मौके पर ही चकनाचूर हो गया, जादुई क्रिस्टल ढह गए और वह लड़खड़ाते हुए आकाश से नीचे गिर गया। जहाज पर सवार कोई भी ड्रैगन जीवित नहीं बचा। कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं ने ड्रैगन के शवों को उठाया और पास के ड्रैगन युद्धपोतों पर कूद पड़े। लाशों को हवा में उछाला गया और लिन मोयू ने उनमें विस्फोट कर दिया। लिन मोयू ने स्वयं इस घातक आतिशबाजी शो का निर्देशन किया था। एक के बाद एक ड्रैगन युद्धपोत टूटकर आसमान से गिरने लगे। लिन मोयू की हत्या करने की मंशा और भी तीव्र हो गई। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। साहित्य आपके लिए अनुशंसित। मैं प्रतिभाओं की नकल कर सकता हूं। अजय तलवार देवता। मार्शल आर्ट, जिसकी शुरुआत हुआंग रोन को रसोया चुनने से होती है, भालू का सामना करना। फैंटेसी, मैं नियति का खलनायक, फेटेड विलन। हाय मार्शल, भविष्य में 10,000 साल बाद लॉग इन करना। मासिक अपडेट। सबका पेशा बदल गया। बेरोजगार होने के कारण मैंने देवताओं का अंत कर दिया। मिस्टर मॉन्स्टर,
गलत पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया, पहला मामला सुलझाया और दुनिया को चौंका दिया। वेन यानसान कियान पहले का निर्देशिका पर वापस लौटे। अगला एट 4 लाइब्रेरीज बुक स्टोर। इस साइट पर सभी लेख, चित्र, टिप्पणियां आदि उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट या अपलोड किए गए हैं या इंटरनेट से एकत्रित किए गए हैं, जो व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाते हैं और 4 लाइब्रेरीज बुक स्टोर के दृष्टिकोण को नहीं। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम 24 घंटों के भीतर इसका समाधान करेंगे। साइट से संबंधित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी परिणाम के लिए साइट जिम्मेदार नहीं है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 407 अध्याय 407 407 अध्याय 407 चूंकि आप जाना नहीं चाहते तो मत जाए। विस्फोट किसी संगीत की तरह थे, एक बार शुरू होने के बाद वे रुके नहीं। पलक झपकते ही 20 ड्रैगन युद्धपोतों के पतन के साथ यहाँ का ड्रैगन कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया। ड्रैगन किंग क्रोध से दहाड़ उठा और लिन मोयू को जान से मारने के लिए उस पर झपटने की बेताब कोशिश करने लगा, लेकिन बाय युवान के सामने उसका कोई चांस नहीं था। 1000 वर्षों के बाद एक मानव देवता स्तर के प्राणी और एक ड्रैगन राजा के बीच युद्ध हुआ। लिन मोयू को ये जानने के लिए केवल एक नजर ही काफी थी कि बाय युवान अधिक शक्तिशाली थी और उसका पलड़ा भारी था। ईश्वरीय स्तर के प्राणियों के बीच का युद्ध वास्तव में भयावह था। उनका युद्ध क्षेत्र लगातार बदलता रहता था, जमीन से आकाश तक और फिर वापस जमीन पर। धरती धंस गई, मानो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। ईश्वरीय स्तर की ऊर्जा ने वातावरण में भारी तबाही मचा दी, जिससे लिन मोयू के लिए उसके पास जाना असंभव हो गया। मौसम में उसी के अनुरूप बदलाव आया, बिजली कड़कने लगी, बादल मंडराने लगे। आसपास का जायजा लेते हुए उसने तुरंत शी शिंगोन को देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अपार क्रोध भर गया। शिक्षक, मैं उन्हें बचाऊंगा। वह दहाड़ा और मरे हुओं की सेना पागलों की तरह आगे बढ़ी। कंकालनुमा योद्धा लाशों को ढोते हुए लिन मोयू के क्रोध के साथ भेड़ियों और बाघों की तरह बाहर निकल आए। हड्डियों के टकराने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कुल 18,750 कंकालों ने मिलकर एक मरे हुए लोगों की सेना बनाई और युद्ध के मैदान में उत्पात मचाया। इस बार लिन मोयू ने मोर्चा संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा बेकाबू था। दूर से उसने शी शिंगोन और लियांग यू को देखा। दोनों को लोहे की जंजीरों से बांधकर एक विशाल खंभे पर लटका दिया गया था, जो हवा में झूल रहा था। दूर से ही लिन मोयू को उनकी जीवन शक्ति का आभास हुआ। वे अभी भी जीवित थे, बस किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। शी शिंगोन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और पास में खड़ी, लेकिन अछूती लिंग यू की ओर देखते हुए कहा, यू, मुझे माफ करना। लियांग यू ने शी शिंगोन की आवाज सुनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। शी शिंगोन के लिए दोष का कोई निशान नहीं था। यह बहुत दुख की बात है कि मैं तुम्हें अर्थ नाइट बनते हुए नहीं देख पाऊंगा, लियांग यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इतनी विकट परिस्थिति में भी वह शी शिंगोन के बारे में सोचती रही। पुरुष आसानी से नहीं रोते, लेकिन शी शिंगोन की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसने लियांग यू को देखा, वह महिला जो बिना किसी शिकायत के उसके साथ खड़ी थी, यहां तक कि बिना किसी पछतावे के मरने को भी तैयार थी। ऐसे जीवन के साथ कोई और क्या मांग सकता है? शी शिंगोन की निगाहें अचानक थम गईं। ड्रैगन की सेना आगे बढ़ी और आक्रमण करने लगी। दूर से उसने लोगों के एक समूह को दौड़ते हुए आते देखा। लियांग यू ने भी इसे देखा। शी शिंगोन तुरंत समझ गया, ये लिन मोयू थी। उसकी आंखों में दुख भर आया। भाई लिन क्यों आए? वो तो मारे जाएंगे। लियांग यू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम जानते हो कि अगर उसे संदेश मिल जाता तो वह जरूर आता। उन्हें पकड़ने के बाद ड्रैगन ने अपने संचारक का उपयोग करके लिन मोयू को एक संदेश भेजा। उनका लक्ष्य लिन मोयू को जाल में फंसाकर उसकी हत्या करना था। इसके लिए ड्रैगनों ने एक सेना, युद्धपोत, युद्ध सेनापति और यहां तक कि एक ड्रैगन राजा को भी तैनात किया। एक ड्रैगन किंग किसी मानव देवता स्तरीय विशेषज्ञ के बराबर था। भला लिन मोयू जैसा व्यक्ति अपने स्तर पर कैसे जीत सकता था? शी शिंगोन को इसका गहरा अफसोस था। अगर उसे पता होता तो वह लिन मोयू को फंसाने से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। लिन मोयू ने आगे ड्रैगन सेना को देखा।
ड्रैगनों ने न केवल युद्धपोत तैनात किए थे बल्कि एक सेना भी तैनात की थी। सेना में 10,000 से अधिक सैनिक थे। 12 ड्रैगन युद्ध जनरलों ने लिन मोयू की ओर आक्रमण का नेतृत्व किया। लिन मोयू ने जरा भी भय नहीं दिखाया, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसके कंधे पर लगा बैज चमक रहा था। उनकी दृष्टि में ड्रैगन युद्ध के सेनापति और ड्रैगन सेना महज सैन्य उपलब्धियां थीं। आखिरकार मैं अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। एक महान सेनापति बनने के बाद उनकी सैन्य योग्यताएं 80 मिलियन तक पहुंच गई थी। उन्हें एक सितारा जनरल बनने के लिए 20 मिलियन से भी कम की आवश्यकता थी। युद्धपोतों पर मौजूद ड्रैगन योद्धाओं के साथ साथ हमलावर ड्रैगन युद्ध जनरलों और सेना को खत्म करना ही काफी होगा। जब वे अभी भी 1000 मीटर की दूरी पर थे तो 12 ड्रैगन युद्ध जनरलों ने एक साथ छलांग लगाई। उन सभी के हाथों में भाले थे, जिनसे भयानक ऊर्जा निकल रही थी, और भालों की तेज रोशनी लिन मोयू की ओर बढ़ रही थी। लिन मोयू ने उंगली उठाकर इशारा किया और बात टाली नहीं। कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। एक जोरदार धमाके के साथ ड्रैगन युद्ध के जनरलों और पूरी सेना की गति धीमी हो गई। ड्रैगन युद्ध के जनरलों की वंशानुगत शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे अभिशाप लगातार कमजोर होता गया। इसी क्षण ड्रैगन योद्धाओं के शव हवा में उड़ने लगे। युद्धपोतों पर सवार ड्रैगन योद्धाओं की संख्या हजारों में थी। अब वे लिन मोयू के हथियार बन गए। कुछ शव भाले की रोशनी से टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन अधिक शव बचकर निकल गए और ड्रैगन युद्धपोतों तक पहुंच गए। लिन मोयू ने तुरंत शवों को विस्फोटित कर दिया। ड्रैगन युद्ध के सेनापति चीखते हुए उड़ गए। लिन मोयू के भयानक क्षेत्रीय हमले के कौशल को याद करके वे भयभीत हो गए। ड्रैगनों ने लिन मोयू के कौशल का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि उसकी शक्ति शवों पर निर्भर करती है। लाश जितनी मजबूत होगी, कौशल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अगर लिन मोयू को किसी देवता स्तर की लाश मिल जाए, तो वह ड्रैगन किंग को भी मार सकती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने लिन मोयू के पीछे पड़े कंकालों पर ध्यान नहीं दिया, जिनमें से प्रत्येक एक शव को ले जा रहा था। ये सभी शव ड्रैगन योद्धाओं के थे। लिन मोयू ने उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के जैसे लोगों का इस्तेमाल किया। हालांकि ये विशेष थे, फिर भी यह अस्वीकार्य था। ड्रैगन युद्ध के सेनापति भयभीत हो गए थे। सेना में मौजूद ड्रैगन चिकित्सकों ने उनके घावों का इलाज किया, जिस दौरान उन पर उपचार करने वाली रोशनी चमक उठी। फिर और भी लाशें ऊपर से उड़ने लगीं। लाशों पर हमला करो, उन्हें पास मत आने दो। ड्रैगन युद्ध के सेनापति स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिए और उनके भाले तेजी से निकले, जिससे लाशें चीर फाड़ गईं। लाशों के बिना लिन मोयू अपनी भयानक क्षेत्रीय आक्रमण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या आपको लगता है कि मेरी मरे हुए सैनिकों की सेना सिर्फ दिखावे के लिए है? लाशों के बिना भी लिन मोयू उन्हें बना सकती थी। कंकाल जादूगर और कंकाल तीरंदाज अपने आक्रमण क्षेत्र तक पहुंच गए। तत्व दहाड़ उठे और हजारों तात्विक विस्फोटों ने ड्रैगन सेना को अपनी चपेट में ले लिया। कंकालनुमा तीरंदाजों के तीर आसमान को चीरते हुए नीचे बरसने लगे। चीखों की गूंज सुनाई दी। पलक झपकते ही कई ड्रैगन योद्धा मारे गए। उसके कंकाल इतने शक्तिशाली क्यों हैं? इसकी आक्रमण क्षमता लगभग हमारी ही जितनी है। ड्रैगन युद्ध के सेनापति स्तब्ध रह गए। उनके आंकड़ों के अनुसार लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना मजबूत थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी। अब उन्हें जो दिख रहा था वह उनके आंकड़ों से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा कौशल भी अलग अलग थे। उनके आंकड़ों में कंकाल तीरंदाजों का जिक्र नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि लिन मोयू अधिक शक्तिशाली हो गया है और उनका डेटा पुराना हो चुका है। बूम! एक और विस्फोट हुआ और ड्रैगन युद्ध के जनरलों के चेहरे बदल गए। वहां और भी लाशें थीं। उस भयावह क्षेत्रीय हमले की क्षमता ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया। ड्रैगन योद्धा गेहूं की कटाई की तरह गिर पड़े। ड्रैगन युद्ध के सेनापति घबराकर पीछे हट गए। ये युद्ध जीतना असंभव था। वे लिन मोयू को मार नहीं सके और अब हजारों लाशें उसके हथियार बन गईं। उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे पीछे हटना चाहते थे। जाना। ड्रैगन युद्ध के जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा और भागने के लिए मुड़ गए। लिन मोयू का उन्हें पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसके बिजली के पंख अभी भी कूलडाउन मोड में थे और ड्रैगन युद्ध के जनरल तेजी से उड़ रहे थे, जिससे उनका पीछा करना मुश्किल हो रहा था। आकाश में काफी ऊंचाई पर मौजूद ड्रैगन युद्ध सेनापति अचानक रुक गए। अगर हमें जाना ही है तो पहले हमें उन्हें मारना होगा।
उन्होंने दिशा बदल दी और शी शिंगोन और लियांग यू की ओर उड़ने लगे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। भागने से पहले वे इन दोनों को मारना चाहते थे। अगर वे लिन मोयू को नहीं मार सके तो वे उसके दोस्तों को मार डालेंगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लिन मोयू दहाड़ा, उसका हाथ तेजी से चमक रहा था। कौशल, सशक्त सैनिक। उसी समय उसकी हथेली से आग की लपटें उठने लगी। ड्रैगन युद्ध का सेनापति चीखता हुआ आकाश से नीचे गिर पड़ा। लिन मोयू की आत्मा की ज्वालाएं एक के बाद एक प्रहार करती रहीं। इस समय लिन मोयू काले कोहरे से घिरी हुई थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उन पर हत्या का प्रबल इरादा हावी हो गया। जान से मारने का इतना प्रबल इरादा। उसने कितने लोगों को मारा होगा कि उसके अंदर इतनी प्रबल हत्या करने की प्रवृत्ति है। ड्रैगन युद्ध के सेनापति भयभीत हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल के तहत कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से हमला किया। लिन मोयू की आत्मा की ज्वालाओं ने भी उन्हें निशाना बनाया। जब तक वे सीमा के भीतर थे, लिन मोयू किसी को भी भागने नहीं देती थी। क्योंकि वे जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे नहीं गए। स्ट्रॉन्ग सोल्जर लिन मोयू का सबसे शक्तिशाली कौशल था, और इसके संवर्धन के तहत कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों की आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ गई। उनके हमलों ने ड्रैगन युद्ध के जनरलों की रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर दिया। उनके शरीर पर प्राकृतिक विस्फोटों की बौछार हुई और तीरों से उनके शरीर भेद दिए गए। उनके पंख फटे हुए थे और उनके शरीर में जगह जगह छेद थे। वे एक एक करके बुरी तरह गिर पड़े। बचे हुए लोग भयभीत होकर भागने लगे। कंकालनुमा योद्धा आए, उन्होंने कंकालनुमा जादूगरों और तीरंदाजों को पकड़ लिया और भागते हुए ड्रैगन युद्ध जनरलों पर हथियारों की तरह फेंक दिया। ड्रैगन युद्ध के सेनापति तेजी से उड़े, लेकिन फेंके गए कंकालों से आगे नहीं निकल सके। हवा में ही हमले हुए। चीखों की आवाजें फिर गूंज उठी। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 408। अध्याय 408। 408। अध्याय 408। वो वस्तु जो केवल ड्रैगन राजा के सिर में पाई जाती है। तारांकन, तारांकन मारना, तारांकन, 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 तारांकन ड्रैगन कबीले के युद्ध सेनापति को मार गिराए। अनुभव जोड़, तारांकन, तारांकन। युद्ध के दौरान सूचनाओं का अंबार लगता रहा और लिन मोयू के पास उन्हें देखने का समय नहीं था। युद्ध समाप्त होने के बाद ही उन्हें इसे देखने का मौका मिला। ड्रैगन क्लैन में चाहे उनका पेशा कोई भी हो, लेवल 70 से नीचे वालों के लिए लेवल और अनुभव का अनुपात तय है। ये हमेशा लेवल का 40,000 गुना होता है। सैन्य योग्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेवल 60 से शुरू होकर सैन्य योग्यताएं 3000 तक पहुंच जाती हैं। और ड्रैगन कबीले के युद्ध सेनापति कम से कम 70वें स्तर के होते हैं, जिनका अनुभव और सैन्य कौशल 70वें स्तर से नीचे के सेनापतियों से काफी अलग होता है। ड्रैगन कबीले के युद्ध सेनापति मनुष्यों में शीर्ष स्तर के पेशेवरों के समकक्ष हैं। 70वें स्तर पर पहुंचने वाले मनुष्यों को तीसरी बार अपना पेशा बदलना पड़ता है, जबकि ड्रैगन कबीले को दूसरी बार वंश जागृति से गुजरना पड़ता है। मनुष्यों के लिए तीसरा व्यावसायिक परिवर्तन 100% सफल है, जिसमें विफलता की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ड्रैगन वंश के लिए वंश का जागरण असफल हो सकता है। इसलिए ड्रैगन कबीले में जो लोग युद्ध सेनापति बनते हैं, वे कुलीन वर्ग के होते हैं, जो मनुष्यों में प्रतिभावानों के बराबर होते हैं। उनका अनुभव पहले से ही उनके स्तर से 100,000 गुना अधिक होता है। ड्रैगन क्लैन के 71वें स्तर के एक युद्ध सेनापति ने सीधे लिन मोयू को 71 लाख अनुभव अंक दिलाए, और उनकी सैन्य योग्यता बढ़कर 100,000 हो गई। युद्ध के बाद न केवल उनका अनुभव उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो 2% से बढ़कर 20% हो गया, बल्कि उनकी सैन्य योग्यता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। उसके सैन्य बैच पर लगी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी, और उस पर एक बैंगनी तारा दिखाई दिया। एक सितारा भगवान जनरल। इस क्षण से लिन मोयू एक सितारा गॉड जनरल बन गई। कंकालों ने खंभे पर चढ़कर शी शिंगोन और लियांग यू को बचाया। बाल बाल मौत से बच निकलने के बाद शी शिंगोन खुश भी था और थोड़ा दोषी भी महसूस कर रहा था। भाई लिन, इस बार मुझे वाकई बहुत खेद है। लिन मोयू उसकी बात समझ गई। अगर मैं होती तो तुम मुझे बचाने भी आते। शी शिंगोन कांप उठा। लिन मोयू सही कह रही थी। अगर लिन मोयू खुद ऐसी विकट परिस्थिति में होती, तो वह भी उसे बचाने आती।
भले ही इसका मतलब निश्चित मृत्यु हो, वह फिर भी जाएगा। लिन मोयू ने कहा, आपकी सुरक्षा ही सबसे अच्छा परिणाम है। लियांग यू ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रैगन कबीले ने एक ड्रैगन राजा को भेजा है। हमने उसे अभी तक क्यों नहीं देखा? ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। लिन मोयू ने मुड़कर देखा तो बाय येयुआन एक क्षत विक्षत शव को लेकर उड़ती हुई आ रही थी। ये रहा। बाय येयुआन उड़कर आया और लाश को कूड़ेदान की तरह लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। उसने ताली बजाते हुए कहा, हो गया। लगता है ड्रैगन कुल का ड्रैगन राजा उतना ताकतवर नहीं है, उससे लड़ना आसान नहीं था। ड्रैगन कुल का ड्रैगन राजा, जो मानव जाति में देवता के समान था, अब दयनीय हालत में था। उसके पंख टूटे हुए थे, उसके शरीर में एक बड़ा छेद था, और उसके सभी अंग टूटे हुए थे। इसका केवल सिर ही साबुत बचा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। मृत्यु में भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। मृत्यु के क्षण में भी उसकी आंखों में भय झलक रहा था। बाय येयुआन ने इशारा किया, और ड्रैगन किंग के खून की 2 बूंदें उड़कर शी शिंगोन और लियांग यू के सामने जा गिरी। इन्हें बूंदे कहा जाता था, लेकिन प्रत्येक बूंद आधी मुट्ठी जितनी बड़ी थी। ड्रैगन किंग के रक्त में हल्की सी चमक थी, जिससे एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। चलो, ड्रैगन किंग का ताजा खून। तुम दोनों भाग्यशाली हो, एक एक बूंद मिलेगी। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। बाय येयुआन ने जोर से कहा। शी जिंगान और लियांग यू ने तुरंत बाय येयुआन को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान बाय। बाय येयुआन हंसते हुए बोली, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम शाओ यू के दोस्त हो, तो इसे ले लो। ड्रैगन किंग का खून जल्दी पी लो, यह ज्यादा देर तक ताजा नहीं रहेगा। फिर उसने लिन मोयू से कहा, तुम्हें इसे पीने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। लिन मोयू जानता था कि उसके गुण पहले से ही बहुत ऊंचे थे, और उसने इससे कहीं बेहतर चीजें ग्रहण की थी। ड्रैगन किंग का रक्त वास्तव में उसके लिए बेकार था। शी शिंगोन और लियांग यू ने उत्साह से खून पी लिया। इसका स्वाद खूनी नहीं था, बल्कि यह कुछ मीठा था। जैसे ही रक्त उनके गले में पहुंचा, उनके शरीर में जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ। पलक झपकते ही उनके घाव ठीक हो गए और उनके सभी गुण 500 बढ़ गए। ये निम्न स्तर की जादुई औषधियों के प्रभावों से भी बेहतर था। उनके आश्चर्यचकित भावों को देखकर बाय येयुआन दिल खोलकर हंस पड़ी। कैसा है? बुरा नहीं है, है ना? ये बहुत बुरा है कि यह केवल ताजा होने पर ही काम करता है, कुछ मिनटों के बाद ये बेकार हो जाता है। ये कहते हुए बाय येयुआन ने ड्रैगन किंग के सिर पर एक घूंसा मारा। सिर फट गया, और बाय येयुआन ने उसमें से एक रत्न जैसी वस्तु निकाली। वह रत्न षटभुजाकार, एकदम साफ और बेहद खूबसूरत था। लिन मोयू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये रत्न लाइफ कोर्स से बहुत मिलता जुलता था। क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? बाय येयुआन ने पूछा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया, और शी शिंगोन ने जवाब दिया, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बाय येयुआन ने कहा, इसे न देखना स्वाभाविक है, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूं। ये ड्रैगन किंग से लड़ने का उसका पहला अनुभव था। आज से पहले, ड्रैगन राजाओं का सामना केवल प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गहरे अंतरिक्ष में ही किया जा सकता था। बाय येयुआन वहां बहुत कम जाता था, इसलिए उसकी उनसे शायद ही कभी मुलाकात होती थी। अगर उसने ऐसा किया भी, तो इसका परिणाम हमेशा जीवन मरण की लड़ाई नहीं होता था। इस बार, बाय येयुआन ने ड्रैगन किंग को मारकर अपना पहला कारनामा कर दिखाया। हालांकि मैंने इसे कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसे ड्रैगन क्रिस्टल कहा जाता है। ये चीज सिर्फ ड्रैगन किंग के सिर में है। ड्रैगन राजा देवता नहीं होते, एक बार जब उनके शरीर ठंडे हो जाते हैं, तो उनका रक्त बेकार हो जाता है। लेकिन उनकी हड्डियां और त्वचा अभी भी मूल्यवान है, प्लेटिनम ग्रेड हथियारों से भी अधिक कीमती। लेकिन अगर आप सारी हड्डियों और चमड़ी को भी जोड़ लें, तो भी वे इस ड्रैगन क्रिस्टल की तुलना में कुछ भी नहीं है। बाय येयुआन के शब्दों ने शी जिंगान और लियांग यू की आंखें चौड़ी कर दी। लिन मोयू को पता था कि उसका शिक्षक फिर से उन्हें चिढ़ा रहा है। अगर मेंग अनवेन यहां होते, तो वे निश्चित रूप से बाय येयुआन को डांटते। बाय येयुआन के सीमित ज्ञान को देखते हुए, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था। बाय येयुआन ने ड्रैगन क्रिस्टल और ड्रैगन किंग के शव को एक तरफ रख दिया। इसके बाद लिन मोयू ने पूछा, भाई शी, आप ड्रैगन कबीले के हाथों कैसे पकड़े गए? आपकी टीम के बाकी 3 लोगों का क्या हुआ?
अन्य 3 का जिक्र करते हुए शी शिंगोन की आंखों में दर्द झलक रहा था। वे सभी युद्ध में मारे गए। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन कबीले को तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला। कालकोठरी जाते समय उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ड्रैगन कबीले के पेशेवर बहुत मजबूत हैं, हम जीत नहीं सकते थे। मेरे 3 भाई। शी शिंगोन की आंखों में क्रोध भर आया। एक दिन मैं ड्रैगन कबीले पर आक्रमण करूंगा और अपने भाइयों का बदला लूंगा। लिन मोयू ने आह भरी। उन तीनों से उसका ज्यादा मेलजोल नहीं था, वह उनसे मुश्किल से ही बात करता था। लेकिन जब भी शी शिंगोन को कुछ कहना होता था, तो वे बिना किसी झिझक के उसके पीछे खड़े हो जाते थे। वे तीनों शांत स्वभाव के लेकिन अच्छे भाई थे। लिन मोयू ने धीरे से कहा, मौका जरूर मिलेगा। भाई शी, अब ड्रैगन कबीले का निशाना आप हैं। युआन युद्ध क्षेत्र में मत रुकिए, साम्राज्य लौटाइए। आप अपने पेशे में बदलाव के भी करीब हैं। अगर आप ड्रैगन कबीले पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो आपको अर्थ नाइट बनना होगा। शी शिंगोन पहले ही 39वें स्तर पर पहुंच चुका था और 40वें स्तर तक पहुंचने के करीब था। युआन युद्ध क्षेत्र की तुलना में साम्राज्य कहीं अधिक सुरक्षित था। इसके अलावा शी शिंगोन को अपने पेशे में बदलाव के लिए तैयारी करनी थी। बाय युआन ने कहा, मैंने शाओ यू से वादा किया था कि मैं तुम्हारे पेशे में बदलाव का ख्याल रखूंगी। जब तुम 40वें स्तर पर पहुंच जाओ, तो शाओ यू से संपर्क करना, मैं तुम्हें बदलाव में मदद करूंगी। मेंग एनवेन की मदद से वे एकदम सही पेशे में बदलाव लाने वाली व्यवस्था स्थापित कर सकते थे और दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके शी शिंगोन के अर्थ नाइट बनने की संभावनाओं को बढ़ा सकते थे। शी शिंगोन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं एक पृथ्वी योद्धा बनूंगा। बाय युआन मुस्कुराए, उसने शी शिंगोन के दृढ़ संकल्प को एक अच्छी बात समझा। उसे पता चल गया था कि शी शिंगोन एक अच्छा इंसान है, और लिन मोयू को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। बूढ़े मेंग, हमें वापस ले चलो। बाय युआन चिल्लाए। समर टावर नामक दिव्य आकृति प्रकट हुई और तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। युआन युद्ध क्षेत्र में फिर से शांति छा गई। इस अंधकार में भूभाग में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता थी। जल्द ही यहां सब कुछ मिट जाएगा। ड्रैगन कबीले को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके सैनिक और सेनापति मारे गए। एक ड्रैगन राजा, 12 ड्रैगन युद्ध सेनापति, 10,000 सैनिकों की सेना और 20 युद्धपोत। नुकसान काफी बड़ा था। लिन मोयू अभी भी जीवित और सुरक्षित थी। ड्रैगन कबीले के अड्डे पर एक भयावह आभा फैल गई और आकाश में एक अजगर की छाया दिखाई दी। एक क्रोधित दहाड़ गूंजी, जो काफी देर तक बनी रही। टेलीपोर्टेशन सरणी में सुव्यवस्थित सैनिकों को स्थानांतरित किया जा रहा था। ड्रैगन कबीले के इन सैनिकों ने एक जैसा कवच पहना हुआ था, वे दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, यहां तक कि छोटी से छोटी बात भी एक जैसी थी। उनके स्तर या तो 59 थे या 60, जिनमें मामूली अंतर था। उनका रूप कुछ हद तक भयावह था। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 409, अध्याय 409, 409, अध्याय 409। जीवन का मूल तत्व ड्रैगन क्रिस्टल से बना हो सकता है। मेंग एनवेन ने सीधे शी जिंगान और लियांग यू को जियाजिंग सिटी भेजा। लिन, श्वेत देवता के प्रांगण में प्रवेश करने के योग्य हर कोई नहीं होता। बाय युआन ने ड्रैगन किंग के शव को बाहर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। बूढ़े मेंग, देखो कि इसमें कुछ उपयोगी चीज है या नहीं। हालांकि ड्रैगन वंश का ड्रैगन राजा मर चुका है, फिर भी इससे जबरदस्त दबाव महसूस होता है। यह मनुष्यों में एक देवता स्तरीय शक्ति के समकक्ष है, जिसमें जबरदस्त युद्ध शक्ति है और जो लिन मोयू को बिना किसी कठिनाई के मार सकता है। हालांकि बाय युआन उससे भी अधिक शक्तिशाली है, जिसके परिणामस्वरूप ड्रैगन किंग को बाय युआन द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता है। मेंग एनवेन ने ड्रैगन किंग के शव पर प्रकाश डाला, कुछ देर तक उसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कहा, सबसे निचले स्तर के ड्रैगन किंग का शव मेरे किसी काम का नहीं है। इसे ओल्ड टाई के पास ले जाओ, शायद वह इसका उपयोग कर सके। ड्रैगन किंग और डेमन किंग के शव पौराणिक उपकरणों के लिए कच्चा माल होते हैं। बाय युआन को पहले से ही पता था कि यही जवाब होगा, इसलिए उसने ड्रैगन किंग के शव को एक तरफ रख दिया और कहा, इसे देखो। फिर उसने ड्रैगन क्रिस्टल निकाला। मेंग एनवेन अपने हाथ में ड्रैगन क्रिस्टल से खेलते हुए बोली, दानव राजा का हृदय कोर, ड्रैगन राजा का ड्रैगन क्रिस्टल, ये सभी पौराणिक आभूषण बनाने की सामग्रियां हैं। दुर्भाग्य से इसमें अभी भी कुछ कमी है।
ड्रैगन किंग मानव जाति के उन देव स्तरीय प्राणियों की तरह नहीं है जिन्हें विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। वे भी राक्षसों और देवताओं की तरह निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में विभाजित हैं। एक निम्न स्तर का ड्रैगन किंग मानव स्तर के 90 से 92 के बराबर होता है। इसके अलावा बाय युवान ने इस बार जिसे मारा वह निम्न स्तर के ड्रैगन राजाओं में सबसे कमजोर था। ड्रैगन क्रिस्टल में ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं है और मेंग एनवेन इससे कुछ हद तक अप्रभावित है। ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग वास्तव में पौराणिक आभूषण बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे मुख्य सामग्रियों में से केवल एक है। कई सहायक सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है और ये सहायक सामग्रियां भी उतनी ही दुर्लभ हैं। मेंग एनवेन को लगा कि इतने निम्न स्तर के ड्रैगन क्रिस्टल के लिए बहुत सारी दुर्लभ सहायक सामग्री बर्बाद करना उचित नहीं है। लिन मोयू ने ड्रैगन क्रिस्टल को देखा और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था। लिन मोयू ने कहा, शिक्षक, क्या मैं ड्रैगन क्रिस्टल को देख सकती हूँ? मेंग एनवेन ने ड्रैगन क्रिस्टल को सीधे लिन मोयू की ओर फेंक दिया, मानो वह कचरा फेंक रही हो। दूसरों के लिए ड्रैगन क्रिस्टल एक अनमोल खजाना है, लेकिन मेंग एनवेन के लिए यह बस मामूली सी चीज है। लिन मोयू ने ड्रैगन क्रिस्टल लिया और सृष्टि की छड़ी को बुलाया। सृष्टि के स्तंभ पर क्षतिग्रस्त जीवन कोर चमक रहा था। क्षतिग्रस्त लाइफ कोर की सतह कुछ हद तक मायावी प्रतीत होती थी, जिस पर खोल कभी दिखाई देता था और कभी गायब हो जाता था। कभी कभी जीवन की कुछ दिव्य शक्ति बाहर निकल आती थी। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं था। बाय युवान ने उत्सुकता से कहा, वे वाकई बहुत मिलते जुलते दिखते हैं। मेंग एनवेन ने कहा, ऐसा लगता है कि लाइफ कोर और ड्रैगन क्रिस्टल आपस में संबंधित होने चाहिए। लिन मोयू के मन में एक विचार आया और उसने ड्रैगन क्रिस्टल को लाइफ कोर के संपर्क में लाया। संपर्क होते ही लाइफ कोर तेजी से चमक उठा और ड्रैगन क्रिस्टल फट गया। टूटा हुआ ड्रैगन क्रिस्टल पूरी तरह से लाइफ कोर में समाहित हो गया। ड्रैगन क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद लाइफ कोर में कुछ सुधार होता हुआ प्रतीत हुआ। सृष्टि के दंड की स्वामी होने के नाते लिन मोयू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जीवन का मूल तत्व पहले से कहीं अधिक पूर्ण था। यदि पहले क्षति दर 80% थी, तो अब ये लगभग 75% हो गई है। मेंग एनवेन की आंखें थोड़ी चमक उठी और कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि लाइफ कोर साधारण ड्रैगन क्रिस्टल से नहीं, बल्कि ड्रैगन क्रिस्टल से बना है। बाय युवान ने कहा, क्या ये किसी उच्च स्तरीय ड्रैगन किंग का ड्रैगन क्रिस्टल हो सकता है? मेंग एनवेन को पूरी तरह से यकीन नहीं था। ये संभव है, लेकिन ये किसी ड्रैगन सम्राट का ड्रैगन क्रिस्टल भी हो सकता है। फुफकार, असंभव। बाय युवान चौंक गई। उसे लगा कि मेंग एनवेन की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। ड्रैगन सम्राट का दर्जा क्या है? यह मनुष्यों में महाशक्तिशाली महाशक्ति के समकक्ष है। जहां तक उसे पता है, ड्रैगन वंश में कोई ड्रैगन सम्राट नहीं है। जिस प्रकार मनुष्यों में कोई महादेवता के स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता, उसी प्रकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी महादेवता के स्तर से आधा ही कम होता है। मेंग एनवेन ने कहा, सिर्फ इसलिए कि अब कोई ड्रैगन सम्राट नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि पहले कोई नहीं था। उनकी आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी। मैंने एक बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गहरे अंतरिक्ष में एक शव देखा था, वह एक ड्रैगन का शव था। अनगिनत वर्षों के बाद भी शव अभी भी अक्षुण्ण और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इंतजार। बाय युवान ने अचानक मेंग एनवेन को रोका। बाय युवान ने कहा, मैं एक ड्रैगन के शव को समझ सकता हूं, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि अनगिनत वर्षों के बाद भी यह नष्ट नहीं होता, यहां तक कि एक उच्च स्तरीय ड्रैगन राजा का शव भी सैकड़ों वर्षों तक अक्षुण्ण रह सकता है। लेकिन आपने कहा था कि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, आपका क्या मतलब है? मेंग एनवेन ने बाय युवान को घूरते हुए कहा, दूसरों की बात काटना असभ्य व्यवहार है। बाय युवान ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। मेंग एनवेन ने कहा, उस समय मैं अभी अभी देव स्तर पर पहुंचा था और यह मेरा पहली बार गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश करना था, और मेरा सामना उस चीज से हुआ। यह स्पष्ट रूप से मृत था, स्पष्ट रूप से एक शव था, लेकिन यह अभी भी हिल डुल सकता था और हमला कर सकता था। मैं बाल बाल बच गया, बस किसी तरह बच निकला। और यह सामान्य ड्रैगन से अलग था, ऐसा प्रतीत होता था कि यह अपने पैतृक रूप में वापस लौटने लगा था। मेंग एनवेन ने उस समय घटी घटनाओं का ब्यौरा दिया।
मेंग अनवेन ने अपने जीवन में कई जीवन मरण के संकटों का सामना किया था, और यह निश्चित रूप से सबसे खतरनाक संकटों में से एक था जो अभी भी उनकी स्मृति में ताज़ा था। लिन मोयू को इसे सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। सैकड़ों साल पहले मृत पड़ा एक शव भी इतना शक्तिशाली हो सकता है। बाय युवान ने कहा, मैं कई बार गहरे अंतरिक्ष में जा चुकी हूँ, फिर भी मुझे ऐसी कोई चीज क्यों नहीं मिली। मेंग अनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भाग्यशाली थी। एक वाक्य ने बाय युवान को चुप करा दिया। मेंग अनवेन ने आगे कहा, बाद में मैंने अनुमान लगाया कि शव संभवतः एक ड्रैगन सम्राट का था, और यदि ड्रैगन सम्राट नहीं भी था तो वह एक अर्धस्तरीय ड्रैगन सम्राट था जो 99वें स्तर के अस्तित्व के बराबर था। लिन मोयू को मेंग अनवेन की बातों पर कोई संदेह नहीं था। मेंग अनवेन ज्ञानी थे और उन्होंने बहुत कुछ देखा था, उनका निर्णय संभवतः सही था। लिन मोयू ने कहा, अगर लाइफ कोर सचमुच ड्रैगन क्रिस्टल से बना है, तो अगर मुझे पर्याप्त ड्रैगन क्रिस्टल मिल जाए, तो क्या मैं लाइफ कोर की मरम्मत कर सकती हूँ? मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी अभी लाइफ कोर के प्रदर्शन को देखते हुए इसकी बहुत संभावना है। बाय युवान हंसते हुए बोली, तुम बच्चे कहीं ड्रैगन लोक में घुसकर सभी ड्रैगन राजाओं का संहार करने की सोच तो नहीं रहे होगे। ड्रैगन क्रिस्टल केवल ड्रैगन किंग्स में ही पाए जाते हैं। ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आपको एक ड्रैगन किंग को मारना होगा। यह विचार उसके मन में क्षण भर के लिए आया और तुरंत ही लुप्त हो गया। लिन मोयू को भी यह एक बेतुका विचार लगा। मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल एक और जगह है जहां आपको बहुत सारे ड्रैगन क्रिस्टल मिल सकते हैं। हम दोनों ने मेंग अनवेन की ओर देखा। मेंग अनवेन ने आगे कहा, यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गहरे अंतरिक्ष में है, जहां मुझे उस अजगर का शव मिला था। जब वह मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने एक कब्रिस्तान देखा। एक ड्रैगन कब्रिस्तान जहां न केवल कई ड्रैगन शव दफन है, बल्कि बहुत सारे ड्रैगन क्रिस्टल भी दफन है। बाय युवान ने चिढ़कर कहा, ये तो कुछ न कहने जैसा है। अब शियाओ यू गहरे अंतरिक्ष में कैसे जा सकता है? अगर वह चला भी जाता है तो उस अजगर के शव के साथ, क्या आप शियाओ यू को मौत के मुंह में भेज रहे हैं? मेंग अनवेन ने कहा, मैं बस इतना कह रहा था कि ऐसी जगह है। लिन मोयू मेंग अनवेन का मतलब समझ गया। धन्यवाद गुरुजी। मौका मिला तो वह जरूर जाकर देखेगा। बाय युवान ने कहा, अब ड्रैगन कबीले और रसातल दानवों दोनों की निगाहें तुम पर हैं, इसलिए अब से तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। साम्राज्य के भीतर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। इन लोगों के पास कई कपटपूर्ण तरीके हैं। लिन मोयू को ये तर्क समझ में आ गया। मैं सावधान रहूंगी। मेंग अनवेन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कुछ दिनों में हम उन चूहों को साफ कर देंगे, कुछ समय के लिए शांति बनी रहेगी। लिन मोयू ने पूछा, क्या उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। साम्राज्य के भीतर वालों से निपटना आसान है, लेकिन अन्य देशों के लोगों से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर हम सचमुच कोई बड़ी लड़ाई शुरू कर देते हैं तो इससे मनुष्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ सकता है। उस समय रसातल के दानव और ड्रैगन कबीले दोनों ही इस स्थिति का फायदा उठाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद लिन मोयू को यही तर्क समझ में आया। मनुष्य केवल एक शेंशिया साम्राज्य नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति में जटिल और परस्पर जुड़ी हुई शक्तियां मौजूद हैं। अगर वाकई कोई बड़ा झगड़ा छिड़ जाता है तो इससे आंतरिक अराजकता फैल सकती है। मेंग अनवेन ने गंभीरता से कहा, मानव जाति को एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विरोध करने की हिम्मत कोई न कर सके। लिन मोयू ने सहज भाव से पूछा, क्या वह व्यक्ति काफी नहीं है? मेंग अनवेन ने कहा, आधे स्तर का महादेव होना पर्याप्त नहीं है। शायद जब वह वास्तव में महादेव बन जाएगा तब ये संभव होगा। एक सच्चा महादेव। शिया जिंग अकादमी लौटते समय भी मेंग अनवेन के अंतिम शब्द लिन मोयू के कानों में गूंज रहे थे। मानव जाति को एक सच्चे महादेव की आवश्यकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सके। तभी मानव जाति वास्तव में स्थिर हो सकती है और आंतरिक समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो सकता है। लिन जूनियर। एक स्पष्ट आवाज उसके कानों में पड़ी। अपने विचार लिखने के लिए पैराग्राफ को दबाकर रखें। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 410। अध्याय 410। 410। अध्याय 410। एकमात्र मानव, ईश्वर स्तरीय कीमियागर। शू हान थोड़ी दूर खड़ी थी और उसे हाथ हिला रही थी।
लिन लिन मोयू को यह अजीब लगा, ऐसा लग रहा था मानो शूहान जानबूझकर उसका इंतजार कर रही हो। जब भी उसकी मुलाकात शूहान से होती तो या तो कालकोठरी में होती या पुस्तकालय में। शूहान शायद ही कभी उससे मिलने की कोशिश करता था। शूहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, अर्धचंद्र की तरह। जूनियर लिन, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। जरूर, लिन मोयू ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लिन मोयू के दिल में शूहान उसके कुछ गिने चुने दोस्तों में से एक था। अगर वह पूछती तो वह निश्चित रूप से मदद करता। शूहान ने शायद इस जवाब का अनुमान लगा लिया था और लिन मुयू को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन देते हुए कहा, जूनियर लिन, कृपया मेरे साथ आइए। टेलीपोर्टेशन की दूरी ज्यादा नहीं थी, वे अभी अभी जिया जिंग शहर से निकले थे। दोनों एक छोटे से आंगन के बाहर पहुंचे, जो श्वेत देवता के आंगन से भी अधिक सुंदर था। आंगन के बाहर खड़ी लिन मोयू को एक अजीब सी औषधीय गंध महसूस हुई। यह कोई सुगंधित गंध नहीं थी, इसमें हल्की मछली जैसी गंध थी। ये गंध जानी पहचानी सी लग रही थी। लिन मोयू को तुरंत एहसास हो गया कि यह एक लाश की गंध है। हालांकि उसकी आवाज धुंधली थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह गलत नहीं था। 907 शूहान ने लिन मोयू के हाव भाव देखे और उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था। जूनियर लिन, तुमने सही अनुमान लगाया, है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ लाश क्यों है? शूहान आगे बढ़ी और आंगन का दरवाजा खोलते हुए बोली, जूनियर लिन, अंदर आओ और तुम्हें पता चल जाएगा। आंगन के अंदर औषधीय गंध अधिक तीव्र थी, और शव की दुर्गंध भी उतनी ही तीव्र थी। आम लोग शायद इस अंतर को पहचान न पाएं, लेकिन लिन मोयू पहचान सकती थी। आंगन बहुत ही आकर्षक था, जिसमें 3 प्रवेश द्वार और 3 निकास द्वार थे। शूहान के पीछे पीछे पिछवाड़े में जाते हुए लिन मोयू को डोनफेंग याओ को भी वहां देखकर थोड़ी हैरानी हुई। डोनफेंग याओ ने लिन मोयू से कहा, जनरल लिन, हम फिर मिले। उसके चेहरे पर थोड़ी अस्वाभाविकता झलक रही थी, शायद इसलिए क्योंकि पिछली बार वह शवलोक में लगभग मर ही गई थी। लिन मोयू ने जवाब में सिर हिलाया। शूहान ने पूछा, जूनियर लिन, क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि राजकुमारी याओ यहाँ क्यों है? लिन मोयू जानती थी कि साम्राज्य के कुछ महान परिवारों में युवा पीढ़ी एक दूसरे को जानती होगी। ठीक वैसे ही जैसे निंग यी और मो युन, जो बचपन में साथ खेलते थे। डोन फेंग याओ और शूहान संभवतः एक ही व्यक्ति थे। उसने सूंघा और एक छोटे से कमरे की ओर देखा, क्या अंदर कोई लाश है? शूहान ने इसे छुपाया नहीं और दरवाजा खोलते हुए कहा, जूनियर लिन, कृपया अंदर आइए। शूहान हमेशा लिन मोयू को जूनियर लिन कहकर संबोधित करती थी, जो उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता था। कमरे में प्रवेश करते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। कमरा बहुत ठंडा था, और उसमें से लगातार एक सर्द आभा निकल रही थी। उस आकृति के केंद्र में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था, जिसके अंदर एक महिला जम गई थी। बर्फ के ब्लॉक में सो रही महिला आलीशान कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें बंद थीं। हालांकि वह जम सी गई थी, फिर भी उसकी महानता का एहसास किया जा सकता था। लिन मोयू ने उस महिला को देखा और फिर डोनफेंग याओ को देखा। वह महिला डोनफेंग याओ से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। डोनफेंग याओ ने धीरे से कहा, यह मेरी मां है। महिला की कलाई पर एक काला धब्बा था, जो शवलोक में पाए जाने वाले शवों के समान था। वह दुर्गंध जिसे दबाया नहीं जा सका, वह भी यहीं से आ रही थी। ठंड और तेज औषधीय गंध के बावजूद शव की दुर्गंध को पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सका। लिन मोयू ने कहा, उसे एक लाश ने काट लिया था। उसकी कलाई पर काटने का निशान था। डोन फेंग याओ ने समझाया, जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता शवलोक की मोहर का निरीक्षण करने गए थे। वे शवलोक गए थे, और जब वे लौटे तो मेरी मां पहले से ही शवों के जहर से संक्रमित हो चुकी थी। मेरी मां तब से यहीं जमी हुई है। लिन मोयू को याद आया कि डोनफेंग याओ ने एक बार उससे कहा था कि अगर उसमें लाश के जहर का इलाज करने की क्षमता है, तो वह चाहती है कि वह किसी की जान बचाए। ऐसा लग रहा था कि यह वही महिला है जो उसके सामने खड़ी थी। शूहान ने कहा, इस बार हम जूनियर लिन को यहाँ लाए हैं ताकि उसे बचाने में आपकी मदद मांग सकें। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास अब उसे बचाने की क्षमता नहीं है। लाश का जहर पूरी तरह से लाइलाज नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। उसके लिच जनरल का डिस्पेल कौशल केवल उसकी एंडेड सेना पर काम करता है और इसका उपयोग बाहरी रूप से नहीं किया जा सकता है।
शायद सृष्टि के दंड से निकलने वाला जीवन का प्रकाश काम कर जाए, लेकिन वह अभी इसका उपयोग करने के योग्य नहीं है। शू हान ने कहा, हम नहीं चाहते कि जूनियर लिन अभी उसे बचाए, हम चाहते हैं कि आप एक प्रयोग में हमारी मदद करें। तीनों उस छोटे कमरे से बाहर निकले और शू हान उन्हें आंगन से होते हुए ले गई। आंगन के पीछे पत्थर के बने मकानों की एक कतार थी। यहाँ औषधीय गंध और भी तीव्र थी, जो कई अन्य गंधों के साथ मिश्रित थी। वहां खून, धातु और कुछ अवर्णनीय गंध थी। तरह तरह की गंधें आपस में मिल गई थीं। तभी लिन मोयू ने वहां एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े देखा, जो मानो उसका इंतजार कर रहा था। शू हान ने उस आदमी को पुकारते हुए कहा, दादाजी, जनरल लिन यहाँ है। उस आदमी को देखकर लिन मोयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उस व्यक्ति से एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की आभा का अनुभव किया। क्या शू हान के दादाजी एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ है? उसके पहनावे को देखकर लिन मोयू ने उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की। वह ईश्वरीय स्तर का रसायन शास्त्री था। लिन मोयू ने साम्राज्य में कभी भी किसी देव स्तरीय रसायनज्ञ के बारे में नहीं सुना था। वह जानता था कि ईश्वर स्तर का कीमियागर कितना मूल्यवान होता है। न केवल मूल्यवान, बल्कि ईश्वर स्तरीय कीमियागर बनना बेहद मुश्किल था। यह अजीब बात थी कि शू हान, जिसके दादाजी इतने प्रभावशाली थे, फिर भी अकादमी में कुछ 100 अंकों के लिए काम करती थी। क्या यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था? शू हान ने परिचय देते हुए कहा, ये मेरे दादाजी हैं, देव स्तरीय रसायनज्ञ शूपिंग। लिन मोयू की यादें ताज़ा हो गईं। उसने किताबों में शूपिंग नाम देखा था। इन पुस्तकों में शूपिंग को मनुष्यों में सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों में से एक बताया गया है। वह बाय यीयुआन और मिंग एनवेन के समकालीन थे, लेकिन बाद में वह सार्वजनिक नजरों से गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से शूपिंग एक देव स्तरीय रसायनज्ञ बन गया था। शूपिंग ने लिन मोयू की ओर मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया, महामहिम जनरल लिन। लिन मोयू ने भी मुट्ठी जोड़कर कहा, प्रणाम रसायन शास्त्री शू। उनकी सामाजिक स्थिति समान थी, इसलिए वे एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते थे। शूपिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, कृपया मुझे कीमियागर मत कहो, मैं इसके लायक नहीं हूं। उसके शब्दों के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। लिन मोयू चापलूसी में माहिर नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। शूपिंग ने कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। राजकुमारी याओ ने कहा था कि जनरल लिन द्वारा बुलाए गए जीव शव विष को दूर कर सकते हैं। क्या आप मुझे इसका प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, लेकिन मेरा लिच जनरल केवल अपनी सेना के सदस्यों के लिए ही शव विष को दूर कर सकता है। उसने एक लिच जनरल और एक स्केलेटन बरसेका को बुलाया। ठंडी हवा चली और आसमान थोड़ा काला हो गया। 3 मीटर से अधिक लंबा लिच जनरल एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था, जो दमन का एक मजबूत एहसास बिखेर रहा था। लिन मोयू ने इशारा किया, और लिच जनरल ने स्केलेटन बरसेका पर अपनी डिस्पेल स्किल का इस्तेमाल किया। लिन मोयू ने समझाया, इस कौशल को डिस्पेल कहा जाता है। ये लाश के जहर सहित विभिन्न असामान्य अवस्थाओं को दूर कर सकता है, लेकिन यह उच्च स्तर के शव विष को दूर नहीं कर सकता, जैसा कि राजकुमारी याओ को पता होना चाहिए। राजकुमारी याओ ने इसका जिक्र किया था। शूपिंग की निगाहें लिच जनरल पर टिकी थीं। जनरल लिन, मेरे पास दूसरों के कौशल का विश्लेषण करने की क्षमता है। मैं लिच जनरल के कौशल का विश्लेषण करना चाहता हूं ताकि यह पता लगा सकूं कि क्या मैं लाश के जहर को दूर करने की उसकी क्षमता का मूल कारण खोज सकता हूं। शूपिंग खुले विचारों वाली और ईमानदार थी। लिच जनरल लिन मोयू द्वारा बुलाया गया प्राणी था, और उस पर किसी कौशल का उपयोग करने के लिए लिन मोयू की सहमति आवश्यक थी। कुछ विचार करने के बाद लिन मोयू ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। धन्यवाद जनरल लिन। शूपिंग ने लिच जनरल पर प्रकाश डाला। लिच जनरल ने अपनी डिस्पेल स्किल का फिर से इस्तेमाल किया, जबकि शूपिंग ने अपनी स्किल द्वारा वापस भेजी गई जानकारी को महसूस किया। उन्होंने इसका बारीकी से विश्लेषण किया, लेकिन उनकी भौहें और भी गहरी हो गईं। शू हान ने ये देखा और उसे बेचैनी महसूस हुई। उसके दादाजी ने इससे पहले कभी ऐसा भाव नहीं दिखाया था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उस कौशल का कई बार प्रयोग करने के बाद लिच जनरल रुक गया, और शूपिंग चुप रहा। बाकी लोगों ने उसे परेशान नहीं किया। कुछ देर बाद शूपिंग ने गहरी सांस छोड़ी। डोन फेंग याओ ने घबराकर पूछा, दादाजी रसायन शास्त्री, कैसा चल रहा है? शूपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ये कौशल बहुत खास है, मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता।
डोन फेंग याओ का चेहरा उतर गया, हमें क्या करना चाहिए? शू पिंग ने थोड़ी देर सोचा और लिन मोयू से कहा, जनरल लिन, मैं कुछ और आजमाना चाहता हूँ। उसने स्केलेटन बरसेरकर की ओर देखा और उसमें से थोड़ी मात्रा में काला पाउडर युक्त एक क्रिस्टल की बोतल निकाली। पाउडर को देखकर लिन मोयू के चेहरे के भाव बदल गए। संपर्क सेवा की शर्तें।